रिकॉर्डेड चला गया ना? यस। स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, इकोनॉमिक्स में लास्ट दिन हम लोग पीपीसी के बारे में डिस्कशंस किए थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रिकॉल कराता हूँ, पीपीसी में 2-4 बात करके मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट करूँगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो मेन पॉइंट था, अगर आप लोग इसको याद कर पाए तो मैं एक बार बता दूं कि सेंट्रल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम था, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो था दैट इज इकोनॉमी में what to produce, how to produce, for whom to produce and what provision should be made for the future। मतलब फ्यूचर के लिए क्या बचा के रखना है, आज क्या मैन्युफैक्चर करना है इकोनॉमी को सेव करने के लिए, किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है, किसके लिए मैन्युफैक्चर करना है, प्रायोरिटी कौन सा सेक्टर्स को देना चाहिए। तो ये सब मैटर हम लोग डिस्कशंस कर लिए थे। आई होप कि आप लोगों के पास ये सॉफ्ट कॉपी मैं सेंड कर दिया, अगर नहीं किया तो किसी के पास नहीं है तो वेबसाइट में चेक करें, ksdsquare.in में आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में लास्ट क्लास में डिस्कशंस किया था, आज मैं डिस्कशंस करूंगा पीपीसी को। और इसको करते हुए, ये पीपीसी का मेन फंक्शन नहीं था, ये जो इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इस सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये पीपीसी का जो सोल्यूशन है ये लिया गया था। अब ये पीपीसी का सोल्यूशंस किस तरह से काम कर रहा था वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। जो लोग थोड़ा सा मतलब बाद में ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि ये एकदम स्टार्टिंग पोजीशन से है, तो आप लोगों को उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी क्लासेस किसी का मिस हो चुका होगा वो बाद में उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। ओके, तो पीपीसी में मेनली क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बी डिफाइंड एज ए कर्व व्हिच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ two goods that can be produced in any economy with a given amount of resources and technology। एक गिवन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स के साथ हमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है। गिवन अमाउंट मतलब आप लोग ना अलग से नया नया रिसोर्स, नया नया टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते, क्योंकि इकोनॉमी में ना ऑलवेज कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ बाधाएं होते हैं हर एक का इकोनॉमी में। मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कशन किया था कि हर किसी के पास कभी भी कंप्लीशन नहीं होता है, चाहे वो अंबानी का बेटा हो, चाहे वो अंबानी का फैमिली हो, चाहे वो बम्बानी का फैमिली हो, हर किसी के पास ना ऑलवेज कुछ ना कुछ स्कार्सिटी रहता है। और स्कार्सिटी के कारण ऑलवेज देयर इज सम प्रॉब्लम विद रिसोर्सेज। मतलब हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि रिसोर्स का कमती रहता है, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी हम लोग बात बात में नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे रिसेंटली अगर हम कोविड का ही बात देख लेना, रिसेंटली जो कोविड-19 को मतलब ये जो पैंडेमिक वर्ल्ड बेसिस में हुआ है, इसको एलिमिनेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनीवा में, इतना बड़ा हेडक्वार्टर आप लोग देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे। एक बार आप हेडक्वार्टर देख लो इसका, तो आपको लगेगा कि भाई इतना बड़ा बड़ा हेडक्वार्टर बना के भी अगर कुछ नहीं होता है तो सच में मतलब ये किस तरह का सिस्टम चल रहा है। वो हेडक्वार्टर एक बार देख लो आप, मतलब आप चौंक जाओगे। जेनीवा स्विट्जरलैंड में है हु का हेड ऑफिस। ऑफिस देखो एक बार, सॉरी ये तो जेनीवा ओपन हो गया, मोस्ट प्रोबेबली ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस। हाँ, मतलब इतना बड़ा बड़ा ऑफिस बनाया, इतना बड़ा बड़ा मतलब लोग यहाँ पर काम करते हैं। हाँ, बड़े बड़े दिमाग है, लेकिन फिर भी 1 ग्राम वायरस, आप लोगों को बता दूं, ये जो दुनिया भर में जो छाया है ना अभी वायरस, इसका टोटल अमाउंट है 1 ग्राम। ये 1 ग्राम वायरस 750 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इनको तंग करके रखा है। एक ग्राम वायरस का ताकत देख लो हैं। और इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट बिल्डिंग बना के भी इसको कंट्रोल करना नामुमकिन जैसे सिचुएशंस में पहुंच गया। तो जस्ट इमेजिन कि रिसोर्स का स्कार्सिटी ऑलवेज रहता है,
रिसोर्स का स्कार्सिटी ऑलवेज रहता है, जो बार बार प्रूव हो जाता है। तो फिर पॉइंट क्या था कि ये जो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी था, पीपीसी आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशंस का। पीपीसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है ना, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी रहता है उससे हमें कुछ नया चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स लिए थे उसमें हम लोग 2 टाइप्स ऑफ गुड्स लिए थे, जिसमें क्लोथ था एंड व्हीट था। एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ, ये जो क्लोथ और व्हीट का जो मेन फंक्शन था कि नेसेसिटी है, दोनों, क्लोथ भी नेसेसिटी है, वेट भी नेसेसिटी है, एक खाने के लिए और एक पहनने के लिए। तो जब हम लोग आपको याद होगा लास्ट क्लास में कि जब हम लोग 15 केजी ऑफ वेट बना रहे थे तब हम लोग एक भी क्लोथ नहीं बना पा रहे थे। रीजन क्या था? रीजन एक ही था कि रीजन मेनली था कि अगर मेरे पास जितना मनी है वो मनी अगर मैं पूरा वेट में खर्चा कर दूं तो मुझे मतलब मैं मैक्सिमम, मेरे पास जितना मनी है उससे मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, उससे मैं मैक्सिमम, एक बार आप लोग एक चीज देखो कि मेरे पास सपोज 2000 रुपीज है, मेरे पास सपोज 2000 रुपीज है, मेरे पास सपोज 2000 है। इस 2000 से मैं जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि मैं शायद 15 केजी, चलो 15 केजी मान के चलता हूँ, 15 केजी वेट ले सकता, ठीक है, 15 केजी वेट ले सकता। लेकिन अगर मैं 15 केजी वेट ले लिया तो मुझे क्लोथ नहीं मिलेगा, मुझे क्लोथ नहीं मिलेगा, दैट मीन्स मुझे पहनने को नहीं मिलेगा। अब लोग कुछ दिख रहा है ना बोर्ड पे? हाँ सर। ओके, यस सर। क्लोथ नन, एक भी कपड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो 2000 रुपीज आपके पास क्या है? टोटल रिसोर्स है, ठीक है। आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी मतलब जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करके आप क्लोथ मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर जो वेट मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसको आटा बना के आपको खाना है, रोटी खाना है, तो वो मैक्सिमम 2000 से आप 15 केजी वेट बना लो या फिर एक भी कपड़ा नहीं। लेकिन अगर आपको पहनना भी तो है, नहीं तो आप तो ठंडी में या गर्मी में मर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसी 2000 रुपीज से आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको वीट को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वीट को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके अगर आप 14 कर देते हो तो आपके पास क्लोथ पहनने के लिए एटलीस्ट एक या दो, मतलब ये अगर आप एक यूनिट में किए हो तो ये हम लोग एजम्पशंस कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट एक कपड़ा तो मिल ही जाएगा पहनने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो था कि अगर हमें इसको 15 से 14 कर दूं, अगर मैं इसको 15 से 14 कर दूं, जो मेरा 15 अमाउंट था, मेरे पास 15 क्या था? 15 मेरे पास वेट था, 15 केजी वेट था। अगर 15 को मैं कम करके 14 कर दूं तो फिर एक यूनिट में मेरा वेट कम हो गया, और जैसे ही मेरा एक यूनिट में वेट कम हो जाता है तो मुझे एक यूनिट कपड़ा मिल जाएगा, जिस एक यूनिट कपड़ा से मैं अपना जो पहनने का जो चीज है वो मैं बना सकता हूँ। तो ये इसको कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और इसको हम लोग एक दूसरा लैंग्वेज कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर क्लोथ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर क्लोथ, कि कपड़ा पहनने के लिए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है तो मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि मैं लास्ट दिन आपको बोले थे कि मैं ये बोला था आप लोगों को कि अगर आपको पढ़ाई में सक्सेस चाहिए या फिर खेल में सक्सेस चाहिए, सपोज किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है, तो अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको अपने लाइफ का कुछ और पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो टीवी देखने में ज्यादा मजा आता है तो मैं टीवी देखूंगा, किसी को कहना है कि नहीं मेरे को सोने में ज्यादा मजा आता है तो मैं सो के रहूंगा। तो भाई अगर तू सो के रहेगा, अगर तुम टीवी में मजे रहोगे, अगर तुम सारा दिन फेसबुक व्हाट्सएप या फिर वो आजकल क्या चलता है पबजी टाइप्स का जो गेम्स वगैरह आजकल होता है, दिमाग खा के रखा है सबका, तो मैं पबजी प्लेयर बनूंगा, ठीक है, इंटरनेशनल पबजी प्लेयर बन सकते हो तो बन के दिखाओ। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता, अगर क्रिकेटर बनना है तो आपको वो सब चीज क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्रिकेटर बनने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपका नींद, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, या फिर आपका जो पबजी खेलने का आदत है वो छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको ज्यादा खाने पीने का शौक है वो त्याग छोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, लेकिन किसी एक के सेक्रीफाइस के बदले। ये सेक्रीफाइस बड़ा गजब का चीज है, इसके ऊपर मैं आगे आगे बात करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन मैं फिर से पीडीएफ में जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये सेक्रीफाइस का डेटा देखे थे, ये 0 से 0, जब 15 केजी वेट था तब क्लोथ था 0, जब 14 केजी वेट था तब क्लोथ आया 1, ये जब 14 से 12 हुआ तो मुझे 2 कपड़ा
कपड़ा मिला, जब 12 से 9 हुआ तो मुझे 3 कपड़ा मिला, जब 9 से 5 हुआ तब मुझे 4 कपड़ा पहनने को मिला। और एक चीज यहाँ पर देखना पड़ेगा, मैं अगर 5 क्लोथ खरीद लूँ तो मेरा 2000 रुपीज का जो मैंने बस एक एग्जाम्पशन लिया था, मेरा पूरा का पूरा 2005 का क्लोथ में खर्चा हो जाता है, तब मुझे खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। सैक्रिफाइस करते करते ऐसा भी ना करो कि मतलब जिसके लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वही ज्यादा हो जाए। और दूसरा चीज, मुझे ऐसा नहीं क्रिकेट खेल रहे तो क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी चीज भूल गए। क्रिकेट खेलने से के साथ साथ जो लोग क्रिकेट खेलता है, मतलब स्पेशल जो बड़े बड़े प्लेयर्स है लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली जैसे प्लेयर बनाए, तो क्या वो लोग फैमिली नहीं हैंडल किया, या फिर अपने लाइफ का जो दूसरा पार्ट है उसको मैनेज नहीं किया, अपना रिलेशनशिप, अपना जो भी लाइफ का जो भी पार्ट है, हाँ, तो वो नहीं किया। तो किया, हर एक चीज मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेल रहा है तो दूसरा पार्ट नहीं करेंगे। तो एवरीथिंग वो लोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली फोकस पॉइंट एक जगह में जरूर रहेगा, लेकिन एक अल्टीमेटली एक बैलेंस भी आपको बना के रखना है ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये वीट का सेक्रीफाइस जो है ना, यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या किया, इंक्रीज किया। जैसे जैसे आपका वीट सेक्रीफाइस बढ़ता गया वैसे ऐसे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता गया। किसके लिए, क्लोथ के लिए। एक चीज आप मैच करके देख सकते हो, यहाँ 1 हुआ, पहला केस में 0 इसलिए क्योंकि पहले में तो कोई सेक्रीफाइस हुआ नहीं था ना, व्हीट और क्लोथ के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं था, इसलिए फर्स्ट पार्ट ब्लैंक है। ठीक है, किसी किसी के दिमाग में आता है कि पहला पार्ट में कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि पहला पार्ट ब्लैंक इसलिए रह गया कि कंपेयर करने का कोई जगह नहीं था। जैसे ही कंपेयर करने का पोजीशन क्रिएट हुआ तब जाके आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट हुआ। तो जैसे ही 15 से 14 हुआ, यहाँ पर एक 1 हुआ, ये 1 मैच हो गया। जैसे यहाँ 2 आया, ये भी 2 आया। जैसे यहाँ 3 आया, ये भी 3 आया। जैसे यहाँ 4 आया, ये भी 4 आया। जैसे यहाँ 5 आया, ये भी 5 आया। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली प्लॉट किए थे, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ करके 5 कंडीशंस आया था। ये 5 कंडीशंस को हम लोग ग्राफिकली प्लॉट किए थे। एक बार मैं आपको ग्राफिकल प्लॉट करके दिखाता हूँ किस तरह से इसका ग्राफिकल प्लॉट होता है, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में आपको बोला था। इसका ग्राफिकल प्लॉट का अगर बात करें, मैं थोड़ा माउस से ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा तो थोड़ा टेढ़ा बांका हो सकता है, तो आप लोग ना मैटर को समझना। ड्राइंग आप लोग खुद से पेपर पेन में भी अगर अभी बैठ के करोगे मेरे साथ साथ, तो आप मेरे से बेहतर कर पाओगे, क्योंकि मेरे पास ना अभी राइटिंग पैड नहीं है। मैं ऑर्डर दिया लेकिन यहाँ पर ना रेड जोन के कारण डिलीवरी नहीं है, तो मुझे अभी जो भी करना पड़ रहा है माउस से ही करना पड़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि जैसे मानो कि आपके पास ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक मिनट रुको, कोई वेट कर रहा है, आया ही नहीं तो कोई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम लोग इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लॉटिंग करेंगे। एक बार देखते हैं इसका प्लॉटिंग किस तरह से करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि एक्स और वाई का जो प्लॉटिंग है, इस प्लॉटिंग में आप लोग एक बार किताब में जो था, मतलब पीडीएफ कॉपी में आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो 15, 14, 13, मतलब ऊपर से आपको नीचे तरफ लाना है, मतलब 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 इस तरह से लाना है। मैं आपको हर एक चीज नहीं दिखाऊंगा, बस जितना जरूरी है उतना दिखाऊंगा। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करने के टाइम पे इसका पूरा यूज कर सकते हो। मैं बस आपको इतना शो कर रहा हूँ 15 जो मेन पॉइंट है। सपोज 15 पॉइंट, 15, सपोज ये 14, सपोज 12, 9, 5, इस तरह से सपोज 0। अब पॉइंट ये है कि जब 15 पॉइंट पे है तो 15 पॉइंट पे ये कितना है, 15 पॉइंट पे ये इस साइड में मैं वेट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, W लिखा, हाँ, इस साइड में मैं वेट को कैलकुलेट कर रहा हूँ और इस साइड में मैं क्लोथ को कैलकुलेट कर रहा हूँ, C। इस साइड में वेट है, इस साइड में क्लोथ है। जब 15 kg ऑफ वेट है तब क्लोथ कितना है, 0। जब 14 है, जब दिस इज 14, तब क्लोथ मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं 1 किया, दिस इज 1। जब 15 से ये 14 हुआ, अच्छा 14 पे 1 मिला, 12 में मुझे 2 मिलेगा, 12 में मुझे 2 मिलेगा, 9 पे मुझे 3 मिलेगा, सॉरी 3 नहीं, 15, 14, हाँ 9, 3 मिलेगा। 5 पे मुझे 4 मिलेगा, सॉरी 5 पे मुझे 0 मिलेगा, 5 पे मुझे
0 मिलेगा। तो अब लास्ट पे क्या करना है आपको, बस ये जो पॉइंट आया ना ABCD करके, आपको बस ये पॉइंट को ना ऐड कर देना है। ये जितना सारा पॉइंट आया, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, मेरा यहाँ पर मैं माउस से कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको आप ये इसको जस्ट एक नॉर्मल इससे करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा ना ऐसा शेप में आएगा। मैं यहाँ पर कर नहीं पा रहा था, ये बस इसका प्लॉटिंग अगर प्रॉपर रहेगा तो ये शेप ऐसा होगा, और ये जो शेप आएगा ना, ये शेप को बोलते हैं कॉनकेव शेप। दिस शेप इज कॉल्ड कॉनकेव शेप। आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ पर आया दिस काइंड ऑफ शेप, ABCD करके जो शेप आया, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव शेप। अब यही हो जाएगा तब ये 5 हो जाएगा। अब इस तरह से आप पीपीसी को ड्रॉ कर सकते हो। राइटिंग पैड में ऑर्डर दिया आ जाने के बाद ये सब मुझे और अच्छे से सुविधा होगा दिखाने में, बट मुझे लगता है आपको समझ जरूर आ गया होगा, क्योंकि पैटर्न वही बनाया मैं, थोड़ा सा देखने में बुरा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि यही सेम कॉन्सेप्ट में बना। अब ये ग्राफ बनाने के पीछे का रीजन क्या है और ये ग्राफ आपको किस तरह से हेल्प करेगा इसको समझने में, ये हम आपको अभी समझाएंगे। अब आप देखिए कि ये ग्राफ आपको क्या हेल्प करता है। अब ये ग्राफिकल प्लॉट भी आपको क्या हेल्प करता है, आप लोग खुद से भी ना इसको ड्रॉ करो जिस तरह से मैंने दिखाया। आपको बस क्या करना है, वेट को एक तरफ लिखना है, दूसरा तरफ क्लोथ को डालना है, और आपको बस जिस तरह का टेबल है, हमेशा याद रखना ग्राफ खुद से नहीं बनता, ग्राफ बनने के पीछे ऑलवेज उसके पीछे एक टेबल होता है, और इसी टेबल के अनुसार आपको क्या करना है, ये ग्राफिकल प्लॉट करना है। जैसे ये 15 से लेके 0 हो गया, और 0 से लेके ये 1 पॉइंट है, हाँ मैं इसको बोलना भूल जाता हूँ, दिस इज नॉट 0, दिस इज 1, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जिस तरह से इसको ड्रॉ हुआ और ये कॉनकेव शेप बना। अब ये शेप से क्या पता चलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम द अबव टेबल एंड फिगर इट इज क्लियर दैट व्हेन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इंक्रीज देन प्रोडक्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस। जब प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जैसे 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 ज्यादा था उतना क्लोथ कम था, क्योंकि देखिए जब प्रोडक्शन 15 था व्हीट का, तब क्लोथ का प्रोडक्शन कितना था, 0 था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जब क्लोथ का व्हीट का प्रोडक्शन 15 से 14 हुआ, तब क्लोथ का प्रोडक्शन 1 से 2 हुआ। तो सिंपल बात है कि इट इज क्लियर दैट व्हेन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस एंड इट विल गिव कॉनकेव शेप ऑफ पीपीसी। और यही रीजन है, ये क्वेश्चन एक होता है कि ये पीपीसी का शेप कॉनकेव क्यों होता है। पीपीसी का शेप कॉनकेव इसलिए होता है कि जब हम लोग क्लोथ ज्यादा करते हैं, जब हम लोग क्लोथ प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तब हमें व्हीट प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, या फिर वाइस वर्सा, आपके सामने दूसरा कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है कि अगर लैपटॉप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो मोबाइल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा इस पे आगे बात करते हैं। आगे का पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या बोला कि ये इसलिए क्या क्या हुआ कि कॉनकेव शेप क्रिएट हुआ। अब पीपीसी बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड पीपीसी, यहाँ पर पॉइंट है पीपीसी एंड प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, पीपीसी एंड प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी curve like A, B, C, D, E and F show that goods and service produced at least cost and no resource is wasted in the economy is productively efficient। यहाँ पर क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि ये जो टोटल पीपीसी बना है ना, इस पे कुछ एजम्पशन लिया गया कि हमारा पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जितना हो सकता है इसमें एफिशिएंसी पूरा हुआ है। दैट मीन्स कोई भी रिसोर्स खाली नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में कोई भी बंदा ऐसा है या कोई भी ह्यूमन ऐसा है जिसको काम नहीं मिला। मतलब चलो सिंपल बात है, लास्ट क्लास में भी बोले थे कि एक स्टील फैक्ट्री के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली मैंने बोला था कि दुर्गापुर स्टील का बात कर रहे थे कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे जो आयरन और या फिर रॉ मटेरियल्स जो भी चाहिए होता, वो आयरन और जितना अवेलेबल था ऑन दैट करंट सिचुएशंस में ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया या कंट्री में, वो पूरा का पूरा आयरन और यूज किया गया। और उस एरिया में जितना लोग काम करने लायक है, मतलब जितना एम्प्लॉयबल पर्सन है, सारा का सारा एम्प्लॉयबल पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिला था उस पर्टिकुलर काम के लिए। दैट मीन्स नो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस। ये रियल लाइफ में शो करना, ये रियल लाइफ में ये अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, इवन इम्पॉसिबल जैसा भी आप बोल सकते हो। अमेरिकन जैसे इतना डेवलप इकोनॉमी भी आज तक फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट नहीं ला पाया। तो इंडिया जैसा, मतलब इंडिया का करंट जो सिचुएशंस है, इंडिया एक टाइम पे जरूर बना था, इंडिया का ऐसा टाइम था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यू नो दैट।
तो इंडिया में इसीलिए तभी तो बार बार इंडिया को लूटा गया। क्यों लूटते हैं कोई? क्योंकि किसी के पास बहुत होता है ना, तो दूसरे का नजर पड़ता है और वो लूटने के लिए आ जाता है। और हम लोग ठहरे हमेशा की तरह या तो पागल या तो गधा, और क्या बोले, बिकने वाला, हर एक चीज। मतलब हम लोग हमेशा लोगों को दार ओपन कर दिया अपना डोर, और सबको बोला भाई जो है उठा के लेके जब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अलग पॉइंट, बट पॉइंट यही है, मेरे को ना गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ कि अपना देश थोड़ा पीछे जा रहा है और बहुत ज्यादा पीछे हो रहा है, गरीब है। मेरे को ना गरीब वर्ड अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना मैं गुस्सा में ना ये सब बोल देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग ना, आप लोग भी गुस्सा हो जाना मेरे पे नहीं, अपने देश की कंडीशंस पे, और गुस्से से प्लीज देश का कंडीशन ठीक करने का प्लीज ट्राई करना। मैं मतलब हम लोग एक साथ कर सकते हैं, कैसे होगा मुझे भी नहीं पता, बट सबके आइडिया मिलके ही एक देश बन सकता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यही था कि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। मतलब आपको, हमको, सबको एफिशिएंट होना पड़ेगा, और इकोनॉमी में कुछ भी चीज अनएम्प्लॉयबल नहीं रहेगा। अब पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी का। मैं फिर से एक बार बताऊंगा यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बी डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब मैं बोला था इसको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर एक चीज को मैं छोड़ दूं तो फिर दूसरा मुझे बेस्ट चीज क्या मिलेगा। दिस इज द पॉइंट, कि अगर मैं एक चीज छोड़ दूं तो दूसरा मुझे नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या मिलेगा, उसी को कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में यहाँ पर पॉइंट ये था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरगोन कॉस्ट। मतलब किसी एक को छोड़ना है तो जाके मुझे क्या मिलेगा, ट्रेड ऑफ मिलेगा। आपको याद होगा मैं ट्रेड ऑफ के बारे में बोला था, ट्रेड ऑफ मतलब जीरो से हीरो बनने वाला सिचुएशन। आपके पास कुछ नहीं था, अब आपके पास कुछ है। तो आपके पास जब कुछ नहीं था और जब आप उस कुछ नहीं सिचुएशन से कुछ बने ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। In the context of PPC, since there are only two goods, therefore opportunity cost of producing one good is in terms of sacrifice made for the other good. जैसे कि यहाँ पर व्हीट और इसके बीच में हुआ है, व्हीट और क्लोथ के बीच में हुआ है, कि हमें व्हीट सेक्रीफाइस किया तो मुझे क्लोथ मिला, और लास्ट में जाके अगर मैं क्लोथ सेक्रीफाइस करूंगा तो मुझे खाने के लिए व्हीट या आटा मिलेगा। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी क्यों डाउनवर्ड स्लोप होते हैं? बिकॉज मोर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज एसोसिएटेड विद लेस ऑफ द अदर गुड। अगर एक गुड ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो दूसरा गुड्स कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और यही रीजन है कि एक को ज्यादा करने के लिए जब आप दूसरे को कम करते हो तो ऑटोमेटिकली ना डाउनवर्ड होगा। एक को ज्यादा करने के लिए अगर व्हीट को ज्यादा करना है तो आपको क्लोथ कम करना पड़ेगा, जैसे कि 15:0 वाला सिचुएशन। फिर जैसे ही आप क्लोथ को बढ़ाते हो और व्हीट को कम करते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो सेफ है ना, ये डाउनवर्ड सेफ आएगा। मतलब ये नॉर्मल है, एक को ज्यादा करना और दूसरे को कम करना। आप जैसे ही ग्राफिकल प्लॉट करोगे, ये ऑलवेज, ये जो ग्राफ का जो ये जो कार बना है, कॉन्केव जो कार बना है, ये ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन, ये डाउनवर्ड पोजीशन होगा ऑलवेज, क्योंकि एक ज्यादा हो रहा है और एक को कम हो रहा है। अगर दोनों को आप बढ़ा के देखोगे ना तो ये ग्राफ का शेप अलग ले लेगा। ट्राई करके देखना खुद से कि दोनों को आप इंक्रीज करना, क्लोथ को भी इंक्रीज करना, वेट को भी इंक्रीज करना, आप कहीं पर नहीं पहुंचोगे। आप एक काम करना, दोनों को कम करके देखना तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक को ज्यादा और दूसरे को कम करोगे ना, तो ये जो डाउनवर्ड कॉन्सेप्ट है ना, तभी आता है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो जाके ये डाउनवर्ड होता है ग्राफिकल कंडीशंस में। मतलब ये ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली हो जाता है स्टैटिस्टिक्स वाइज। ठीक है, तभी जाके ये ग्राफ प्लॉट डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है, तो इसके पीछे का ये एक रीजन है, और भी कुछ रीजन है, आगे चर्चा करते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक का ज्यादा होना, ज्यादा प्रोडक्शन होना, दूसरे का कम प्रोडक्शन होना, एक रीजन होता है कि इसके कारण ये लोअर सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अच्छा, कोई वेट कर रहा है क्या यहाँ पर? दिखा दिखा रहा है क्या कि मैं तो तब से देख रहा हूँ किसी को वेटिंग नहीं शो हो रहा है। हेलो, नहीं, ठीक है, म्यूट कर लो। वो चित्तरंजन से कोमल ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोल रहा है सर वेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, मैं उसको एक बार बोलता हूँ कि रीज्वाइन करने के लिए।
ओके, तो पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये भी एक अनदर पॉइंट है कि पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों है और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से काम करता है। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो बोलो। सर अगर दोनों का प्रोडक्शन सर इक्वल अमाउंट में होगा तो सर पीपीसी का कांस्टेंट हो जाएगा क्या? जी जी जी, कांस्टेंट हो जाएगा। उस पर बात करते हैं, आगे है ये टॉपिक है, मैं आगे बात करता हूँ। म्यूट कर लो, सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। मैं बोला ना, देखो एक बार पढ़ाने दो, उसके बाद मैं लास्ट में सारा का सारा क्वेश्चन लिखूंगा। मतलब आप लोग लिख के रखो, जो भी पूछना है एंड में पूछो, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि क्लास का जो बीच बीच में जो इंटरप्शंस खत्म मतलब ना हो, बार बार इंटरप्टेड ना हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे मुझे तो अच्छा लगता है कि क्वेश्चन लेते हुए आगे आगे चले, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वीडियो का जो क्वालिटी होगा ना, ये आप लोगों को बाद में जब आप रिकॉर्डेड सुनोगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चंस लास्ट में ले लेंगे और अभी बस आप सुनते रहिए, मुझे नहीं लगता बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो पीपीसी लुक्स कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर चैप्टर्स भी है, मैं बात करूंगा उसमें। इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा कॉन्सेप्ट में आता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है जानते हो, कि मतलब कोई भी चीज ना धीरे धीरे ना कम यूज होता है। मतलब कोई भी चीज का यूज ना धीरे धीरे कम होता है, जो नेसेसरी चीज होता है स्पेशली, जितना वो धीरे धीरे ना कम हो ही जाएगा। जैसे आपको प्यास लगता है, मतलब आपको अगर बहुत जोर से आपको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मतलब आप पहला ग्लास पानी बहुत जोर से पियेंगे, फिर धीरे धीरे आप सेकंड ग्लास पानी थोड़ा कम जोर से पियेंगे, तीसरा में आपका जोर और कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मार्केट में भी होता है। अब मार्केट में मानो कि आलू प्याज या फिर तेल खरीदने गए, तो पहला वाला आलू 1 किलो आलू के लिए ना आप कभी दाम, आपका जो उल्टा साइड में जो दुकानदार है वो आपका ना वो आलू का दाम कम नहीं करेगा फॉर 1 kg ऑफ आलू। बट जैसे ही आप उनको बोलेंगे कि भाई 2 kg लेंगे, 3 kg लेंगे, 4 kg, इवन 5 kg लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ना उसका प्राइस कम करेगा। क्योंकि आप ना आपका जो नेक्स्ट मतलब सेकेंड केजी, थर्ड केजी, फोर्थ केजी ना आपके लिए उतना नेसेसिटीज नहीं है। तो कोई भी चीज का यूज भी धीरे धीरे कम होता है, और धीरे धीरे ये कम होने का कॉन्सेप्ट को मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट बोलते हैं या मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मैं आगे बात करूंगा इसमें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस पे ये चीज मैं आगे बहुत जोर से डिस्कशन करूंगा। अभी बस फिलहाल बस इतना जान लो कि हर एक चीज का यूज, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे उसका कंजम्पशन हो, धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, धीरे धीरे हर चीज का यूज कम होगा, क्योंकि ये नॉर्मल नियम है संसार का, मतलब ये सोसाइटीज का अपना कल्चर है। मैं आपके आगे आगे बताता हूँ इसमें। द इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स दैट फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड द सैक्रिफाइस ऑफ यूनिट ऑफ अदर गुड गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे ही एक गुड्स का सैक्रिफाइस होता है तो दूसरा गुड्स का इंक्रीजिंग होता है। अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट मेक्स द पीपीसी कॉन्केव, और यही चीज इसको कॉन्केव बनाता है टू द ओरिजिन। किसके साथ कॉन्केव बनाता है? ओरिजिन के साथ। दिस इज ओरिजिन। ये ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन वाला पॉइंट है तो इसके थ्रू से अगर देखो तो ये कॉन्केव है, इसकी नजर से देखो तो ये कॉन्केव है। वो एक होता है ना, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, तो किसकी नजर से देखना है? इसके नजर से देखना है, ओरिजिन की नजर से देखना है। ओरिजिन की नजर से देखो तो ये कॉन्केव नजर आएगा। ठीक है, गाना गाने के लिए नहीं था, ठीक है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीपीसी में भी स्ट्रेट लाइन। ये देखो यहाँ पर बोला भी है कि पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। अगर यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता तो ये पीपीसी भी कांस्टेंट, मतलब पीपीसी भी ना स्ट्रेट लाइन हो जाता। जैसे कि ये पीपीसी यहाँ पर था ना, ये पीपीसी का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 5 हुआ, मतलब ये जंप किया। हाँ, एक एक पॉइंट से जंप किया। अगर ये सिमिलर एक ही था, मतलब एक एक पॉइंट पे ही अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होता, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इतना जंपिंग नहीं करता तो ये ग्राफ फॉर्मेशन नहीं होता। ये जो ये राउंड हुआ ना, ये राउंड क्यों हुआ? कोई भी चीज राउंड तब होता है जब उसका मतलब राउंड होने के पीछे का रीजन नहीं होता ना, कि राउंड तब होगा कि अगर उसमें कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा हो। जैसे कि इस सिचुएशंस में क्या हुआ था कि धीरे धीरे वो एक एक पॉइंट में बढ़ रहा था, तो जैसे वो एक एक पॉइंट में बढ़ रहा था तो ऑटोमेटिकली वो राउंड शेप ले लिया। मतलब कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि ये पॉइंट था हमारा, अब ऐसा पॉइंट में वो स्ट्रेट लाइन तब होता अगर ये बस एक एक पॉइंट का ही डिफरेंस होता, तो उसमें ना चेंजेस नहीं होता। ये लाइन पे, लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसा आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। तो पहला पॉइंट अगर 1 में ऐसा था, दूसरा पॉइंट 2 में ऐसा हुआ, तीसरा पॉइंट 3, 4, 5, फिर ऐसा एक राउंड शेप ले लिया।
ठीक है, तो ये रीजन है कि अगर ये कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट करता तो ऑटोमेटिकली ये मतलब स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन ये कॉन्केव सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि ये जंप किया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, ठीक है, बट ये रीजन है कि ये राउंड शेप क्यों लेता है या फिर कॉन्केव टाइप का शेप क्यों लेता है। आई होप कि क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये अनएम्प्लॉयमेंट और पीपीसी का रिलेशन क्या है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट का बात करूं तो आप लोग ऑब्वियसली एक चीज जरूर कनेक्ट हो सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत जोर का प्रॉब्लम है। हर कोई अपने अपने घर में, अगर आप देखोगे कि सब कोई चिल्लाता रहता है, स्पेशली अगर लड़का लड़की आजकल तो किसी को नहीं छोड़ता कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर काम कौन देगा तुझे, ठीक है, किस तरह से नौकरी कर पाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इस तरह का बहुत पॉइंट बताता है कि किस कैसे आगे जाके अपना लाइफ को सरवाइव करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू अपने इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट इशू तो और ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट उतना जॉब क्रिएट नहीं कर पाता है अपने कंट्रीज में। मुश्किल भी है, उतना भी मुश्किल नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट पे दोष देके ना कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एकदम सच बात बताता हूँ क्योंकि हेलो कौन अनम्यूट कर लिया? प्लीज म्यूट करो ना, मैं क्वेश्चन लास्ट में लूंगा, मैं क्वेश्चन लेंगे आप। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपरली। हेलो, बोलो हुजैब बोलो। व्हाट्सएप में पूछ लो, तुम व्हाट्सएप में पूछ लो। ओके ठीक है, हुजैब को शायद कुछ क्वेश्चंस हुआ होगा, मैं लेता हूँ क्वेश्चन उसका क्या है। व्हाट्सएप में कर सकते हो क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर मैसेज ऑप्शन ऑन करूंगा, नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी में बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। अब पॉइंट की ये अनएम्प्लॉयमेंट इशू को पीपीसी कैसे सॉल्व करता है इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ऑन पीपीसी, जब इकोनॉमी पीपीसी से प्रोड्यूस होता है ना तो इसका मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता। जैसे कि हम लोग अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसी पॉइंट में मेनली फोकस करते हैं कि उनका मेन फोकस यही होता है, उनका मेन इशू यही होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एक मिनट, इसका नेटवर्क इशू आ गया, आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, जो मैं बात कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी का जो मेन प्रॉब्लम है कि पीपीसी क्या चाहता है कि पीपीसी, ये पीपीसी कार्ड दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए ये वाला पीपीसी कार्ड, ये पीपीसी कार्ड यहाँ पर ये जो एवी पॉइंट है ना, ये एवी पॉइंट मेनली पीपीसी कार्ड है, मतलब जिसमें पीपीसी मेनली बना है, दैट इज दिस पॉइंट। ये ए बी सी डी ई एफ करके जो यहाँ पर पीपीसी कार्ड ड्रॉ हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं कि ए एंड बी जो पॉइंट है, दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट पार्ट। मतलब अगर कोई भी इकोनॉमी में ए बी लाइन के साथ है, इसका मतलब जो रिसोर्सेस है पूरा का पूरा यूज हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स का, इंसान का, वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। इसका मतलब ऐसा इकोनॉमी तो एकदम मतलब सपना जैसा है कि भगवान करे ऐसा इकोनॉमी हर देश में हो जाए, अपने स्पेशली अपने देश में तो पहले हो जाए, क्योंकि ऐसा इकोनॉमी बन जाए ना तो देश में और क्या प्रॉब्लम है, जितना रिसोर्स है पूरा यूज, जितना लोग था सबको काम मिल गया, इससे बड़ा चीज और क्या चाहिए। लेकिन काश ऐसा होता। इंडिया में तो 132 करोड़ अप्रोक्स आबादी है, और 132 करोड़ आबादी में अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, इंडिया में कितना परसेंटेज लोग मतलब गवर्नमेंट लेवल में जॉब करते होंगे? हार्डली मतलब 1% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, हार्डली 2 से 3 करोड़ लोग जॉब करते होंगे। सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है रेलवेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद अलग अलग थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह थोड़ा जॉब क्रिएट कर पाता है। अगर चलो मतलब थोड़ा तर्क के खाते में मान लो कि सर 1-2 करोड़ नहीं, चलो 4-5 करोड़, फिर भी 130 करोड़ का क्या होगा?
135 करोड़ में 5 करोड़ को जॉब दिया गवर्नमेंट, लेकिन 130 करोड़ कोई बिजनेस कर लिया। मैक्सिमम बिजनेस ही करता है, मतलब पहले बहुत कोशिश करता है 30-35 साल तक इस तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर से जब नहीं होता फिर जाके अल्टीमेटली कोई ना कोई दुकान खोल के बैठता है, या फिर अगर किसी का पापा का जॉब था तो उसका फैमिली चलाते हैं, पर शहर में घर है तो फिर भाड़ा उड़ा का चिंता करता है। लेकिन इस तरह से इकोनॉमी अच्छा नहीं बन सकता। मैं आपको एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अगर एक इकोनॉमी को डेवलप है ना, जैसे आज का लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताता हूँ, आप लोगों को सबको पता है कि दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी था वो मेड इन चाइना हुआ करता था। इसीलिए आपके या मेरे घर में जितना मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबके पीछे 99% डिवाइस के पीछे आपको मेड इन चाइना वाला प्रोडक्ट दिखता था। आजकल मेक इन इंडिया हुआ है, मोदी जी का ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे कंपनी फॉरेन का क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रोजेक्ट या जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में बनाना पड़ेगा। जो फर्स्ट इंडिया में चालू किया टेक्नोलॉजिकल कंपनी के बेसिस में, वो जाओमी या साओमी क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली नाम मैं भूल जाता हूँ। वो मी मोबाइल जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में फोन मैन्युफैक्चरिंग किया था मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, वो लायन वाला एक आता है ना मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो मेड इन इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चाइनीज कंपनी इंडिया में मेड इन इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा डेवलपमेंट है, लेकिन ये मेन डेवलपमेंट नहीं है। जब इंडियन कंपनी ही इंडिया में मेड इन इंडिया करेगा, वो जाके असली मेड इन इंडिया होता है। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर कहाँ है? सर, तो कनेक्ट से बाहर हो गए दिखा रहा है। हम्म। और नहीं है सर, तो कनेक्ट से बाहर चला गया। ओ, तो फोन वोन करोगे सर को? फोन वोन थोड़ा ना फोन ना होता है। हाँ हाँ। बे प्रियांशु फोन करना, क्या? फोन करो बताओ। करो फोन। तुम फोन करो। हम्म। 3 बजे सुबह में लिखता है गुड नाइट। उस दिन 3 नहीं बजा था, उस दिन 1 बजा था। हाँ हुए। वो गुड नाइट होता, वो तुम्हारे तरह गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलेगा। अरे रिकॉर्डिंग चालू है। कहाँ चले गए? सर घूमने गए हैं।
कोई फोन वोन कर रहे हो सर को क्या? पता ना, देखो सर ना पूछो। ऐड मत रखो। सर आ गए। सर आ गए। आज नेटवर्क इशू हो गया था। हम्म, अभी आ रहा है आवाज में? यस सर। हाँ हाँ, यस यस। आप लोगों को कितना देर से सुनाई नहीं दे रहा था? करीब वो 3-4 मिनट। 3-4 4 मिनट। मिनट। मतलब ये पीपीसी में हम लोग कितना तक पढ़े थे जब तक आप लोगों को सुनाई दिया था? सर ए बी वाला तक। ए बी वाला तक। अच्छा, ये सर ए ये बी। भी जो काफ था वो सुनाई दिया, उसके बाद पूरा ब्लैंक हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो कोई आ गया? ये मुझे हुजैब बताया कि पोर कनेक्शन दिखा रहा है सर, पोर कनेक्शन दिखा रहा है। हुजैब आ गया क्या? क्या सब कोई कनेक्ट कर पाए फिर से? एक बार सब बता लोग कनेक्टेड दो। है। यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक ओके। है। नेटवर्क इशू था कुछ। ठीक है, आप लोग म्यूट कर लो। आई होप कि सब कोई आ गया। फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर वहाँ पे 19 था, अभी तो 18 दिखा रहा है। 19 था, अभी 18 दिखा रहा है। कौन नहीं है? तो पता नहीं, लेकिन 18 दिखा रहा है। अटेंडी मेरे को लेके 18 है, अब इतने देर से 19 दिखा रहा था। हाँ अच्छा, कोई मिसिंग है? कौन मिसिंग है? सर फजल दा। कौन मिसिंग? शौजुल। ओ, ठीक है आ गया। ठीक है आ जाएगा। ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है, म्यूट कर लो। देखो, नेटवर्क इशू हो सकता है, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। सर बारिश आएगा ना शाम को, इसलिए नेटवर्क इशू हो गया। नहीं, हो सकता है एक्चुअल में। देखो मतलब क्या होता है ना, अभी थोड़ा नेटवर्क के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है। हाँ, ये तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, फिर भी दिक्कत कर रहा है। हाँ, किसी किसी जगह में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, नेटवर्क नहीं है। और भी 4-5 लड़का लोग ज्वाइन करना चाहता था, बोल रहा था कि सर अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, बात चल रहा है, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। आ, तो हम लोग बात कर रहे थे मेनली पीपीसी में। मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला था। हाँ, वो चाइना के साथ, एक्चुअली यूएस ने चाइना के साथ कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा था, मैं वही आप लोगों को शो करने वाला था। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट। इंडियन इकोनॉमी में बाद में शो करता हूँ आपको। एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चाइना एक तो वायरस दिया है, वायरस देख के पूरा दुनिया को मार रहा है, ठीक है। उसके बाद आप पागल हो जाओगे एक चीज़ कि क्या कर रहा है चाइना। तिब्बत को ले लिया चाइना, आपको पता है वो 1951 में तिब्बत को ले लिया था, ठीक है। बेसिकली तिब्बत को मतलब अपने अंडर कर लिया था। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो मैप है, ये मैप में ये रेड पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को? सर नहीं देखते दिख हुए रहा नहीं सुना। है, सर, नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा हाँ है। सर। नहीं सर, कुछ नहीं आ रहा है, पूरा स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा है। पूरा ओके आपने को ओके दिखा अच्छा सर। नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, शो कर रहा हूँ। आपने को देखा अच्छा ना। ठीक है। अब देखो, स्क्रीन शो हो रहा है। हाँ हाँ यस सर। ठीक है। हाँ हाँ, एक बार ओके, देखो ये देखो आप लोग, ये इमेज देखो। देखो ये दिख रहा है, ये चाइना का मैप है, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर यस। ये चाइना का मैप है, ये इंडिया का पार्ट है। ये देखो, ये नेपाल है, नेपाल के साइड में दार्जिलिंग है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो दिस पॉइंट, ये चाइना है। चाइना के नीचे वाला ये जो लाल पोर्शन है ना, ये तिब्बत है। लेकिन तिब्बत अभी तिब्बत नहीं है, तिब्बत अभी चाइना का पार्ट है। 1951 से चाइना तिब्बत को पूरा का पूरा अपने तरफ हड़प के रखा है।
अब ये तिब्बत ऑलवेज ऑटोनोमस मतलब अपना ही खुद का कंट्री हुआ करता था, ठीक है। बहुत पुराने टाइम पे इंडिया के साथ तिब्बत का बहुत अच्छा रिलेशन था, इवन किसी किसी जगह में इंडिया का पार्ट भी हुआ करता था, लेकिन चाइना ने इसको ले लिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब पूरा दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में जूझ रहा था, तो तिब्बत को ये अपने तरफ ले लिया। अब पॉइंट क्या है कि क्योंकि ये तिब्बत को अपने तरफ ले लिया, तो तिब्बत भी चाइना ही हो गया। अब इसको लेने के कारण कश्मीर में एक पॉइंट है अक्षय चीन बोल के, वो पॉइंट भी तिब्बत के अक्षय चीन के पार्ट होने के कारण वहां पर थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ पार्ट को लेके प्रॉब्लम है। इस तरह से चाइना बुरी तरह से ना सबको मतलब तंग कर रहा है। तिब्बत का जो मतलब हेड हुआ करता था, बुद्धिस्ट मॉन्क जो हेड हुआ करता था वहाँ का, दलाई लामा, आप लोग जानते होंगे, दलाई लामा को वहां से हटा दिया गया। इवन बहुत सारा बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह को मार पीट के भगाया गया, बहुत बहुत खून वगैरह हुआ। फिर दलाई लामा को इंडिया में रहने का जगह दिया गया। दलाई लामा अभी इंडिया में एक शरणार्थी के रूप में, ठीक है, यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अभी पॉइंट है कि अब जब चाइना ने वायरस दुनिया भर में फैलाया, तब अमेरिका जैसे सुपर पावर बोल रहा है कि तिब्बत को फिर से फ्रीडम देना चाहिए। अब तिब्बत फ्रीडम कर दे, तिब्बत का अगर फ्रीडम हो जाए तो चाइना का जो इशू है ना इंडिया के साथ, ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया किसी भी जगह में ना चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये तिब्बत को लेने के बाद ही ना ये बॉर्डर शेयर होना चालू हो गया। इसीलिए ना सारा दिन सिक्किम बॉर्डर में, कश्मीर बॉर्डर में ना पाकिस्तान से ज्यादा तंग करता है। अब सवाल क्या है, बहुत सारा सवाल है। एक तो पॉलिटिकल रीजन, ग्लोबल पावर भी चाहता है और यूएस जैसे पावर भी चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और चाइनीज के ऊपर अब दबाव क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी लाइक एप्पल का फोन का जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, माइक्रोसॉफ्ट का, लेनोवो का, बिग बिग कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी चाइना में वर्क करता था। क्यों? क्योंकि चाइना में बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब स्किल्ड लेबर मिलता है, वो भी ठीक ठाक कॉस्ट के साथ। एक तो स्किल्ड है, फिर ठीक ठाक कॉस्ट। इंडिया में कॉस्ट लो है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वो लोग इंडिया में नहीं बनाया था। अभी इंडिया में बनाने के ऊपर आज ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कल ही अपने न्यूज चैनल में बताया कि जिसका जिसका चाइना में यूएस का कंपनी है और चाइना में उनका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, इमीडिएट इफेक्ट में इंडिया में बनाओ, इमीडिएट इफेक्ट में सब, या तो इंडिया में शिफ्ट करो या फिर दूसरा किसी कंट्री आयरलैंड वगैरह में शिफ्ट करो, लेकिन चाइना पे मत रखो। मतलब चाइना को बुरी तरह से एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। अब जैसे ही चाइना पे पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट वर्ल्ड लेवल में चालू होगा, इसका एक गुड इफेक्ट इंडिया के ऊपर आएगा। ये गुड रीजन है, लेकिन इसमें यूएस का जो स्टैंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है। इवन यूएस ने ये भी बोला कि जरूरत पड़ने से इंडियन आर्मी के साथ यूएस काम करेगा। मतलब इतना दिन यूएस भी इतना अच्छा कोई नहीं है, वो भी अपने फायदे के लिए ही काम करता है, लेकिन अभी उसको गुस्सा है, वहां पर बहुत लोग मर रहा है, ठीक है, वो अपना फायदे के लिए ही काम करता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिकल मैटर है। शत्रु का शत्रु मतलब एनिमी का एनिमी कौन लगता है? फ्रेंड लगता है हमारा, ठीक है। एनिमी का एनिमी हमारा फ्रेंड होता है, ये पॉलिटिकल पॉइंट होता है। तो पॉइंट, अगर यूएसए इस पॉइंट में इंडिया को हेल्प करता है, और अगर इंडिया उस हेल्प को काम पे लेते हुए अगर तिब्बत को ऑटोनॉमी मिल जाता है, इससे बड़ा खुशखबरी वर्ल्ड को मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग बस जान के रख लो। पॉलिटिक्स क्यों सिखा रहे इकोनॉमिक्स में? क्योंकि इकोनॉमिक्स तो पॉलिटिक्स का पार्ट है। बिना पॉलिटिक्स का इकोनॉमी क्या, और बिना इकोनॉमी का पॉलिटिक्स करके क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो सवाल था दैट इज पीपीसी। पीपीसी में क्या पॉइंट है? अब वही बात है ना कि जैसे ही एप्पल जैसा कंपनी इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा सॉरी, तो इंडिया का जो पीपीसी शिफ्टिंग है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी में नहीं होगा, बट फिर भी 5 इयर्स बाद आप लोग का जब मोटा मोटी चार्टर्ड हो जाएगा, सीएस हो जाएगा, सीएमए हो जाएगा, तब आई होप कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा एक अच्छा लेवल पे आ जाएगा। और चाइना का जो फोकस एरिया था इकोनॉमी को लेके, वो फोकस एरिया शिफ्ट होके इंडिया में आ जाएगा। ये कुछ अच्छा पॉइंट है। अब पॉइंट क्या है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट, ये जो इकोनॉमी में ए बी पॉइंट था पीपीसी में, ये फुल एम्प्लॉयमेंट दर्शाता है। अब इसके बाहर वाला जो एरिया है दैट इज एस, ये आउटसाइड ऑफ रिसोर्स एरिया, मतलब इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगा। ये एस पॉइंट हमें ये बताता है। और यहाँ पर आपको यू दिख रहा होगा, ये यू पॉइंट बताता है कि पूरा का पूरा रिसोर्स यूज नहीं हो पाएगा, तो जाके यू पॉइंट, मतलब अगर पीपीसी, मैं आपको इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर पीपीसी लाइक दिस पॉइंट, हाँ, अगर मानिए कि पीपीसी, अगर पीपीसी इस पॉइंट पे होता,
ठीक है, मतलब पीपीसी कर्व अगर इस तरह से बनता, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू से, इसका मतलब ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे कंट्री में जितना रिसोर्सेज है वो पूरा का पूरा रिसोर्सेज यूज नहीं हो पा रहा है, और रिसोर्स यूज ना हो पाना भी बहुत बुरी बात है इकोनॉमी के लिए। जितना रिसोर्स है उसका यूज होना चाहिए। तो दिस इज यू, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड ये जो ए बी पॉइंट था, दिस ए बी पॉइंट बेसिकली क्या बता रहा था कि इसमें पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का प्रॉपर लेवल पे काम किया। दैट मीन्स जितना हमारा रिसोर्स था वो प्रॉपर लेवल पे, जितना हमारा रिसोर्स था वो प्रॉपर लेवल पे यूज हो रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी फुलफिल हो रहा है। और एक पॉइंट था एस पॉइंट में अगर पीपीसी पहुंच पाता, दिस एस पॉइंट में अगर पीपीसी पहुंच पाता तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ पर जाने का ना, अगर एकदम सिंपल लेमैन की भाषा में बोलूँ ना, अभी औकात नहीं बना है। जैसे इंडियन इकोनॉमी का साइज बताता हूँ आपको, देखो इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, समरी देख लो इकोनॉमी ऑफ इंडिया का। मुंबई हमारा फाइनेंशियल सेंटर है, रुपी हमारा इंडियन रुपी है, फिस्कल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है। कौन सा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग कनेक्टेड है? WTO, WCO, WFTU, ब्रिक्स, G20, BIS, ये सब आगे चर्चा करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट्स में। अभी बस मैं बता रहा हूँ। जीडीपी का बात करते हैं। पॉपुलेशन देखो एक बार, 1 अप्रोक्स दिया है इधर, 2020 का एस्टिमेटेड कितना दिया है ये बताया आपका 132, मतलब 1 करोड़ 132 करोड़। जीडीपी कितना है हमारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3.202 ट्रिलियन नॉमिनल लेवल पे। और ना ये पीपीपी लेवल पे, मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी, ये अलग पॉइंट है, बाद में बात करूंगा। ये सब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का पॉइंट है, बहुत गजब का पॉइंट है। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब कितना लोगों का परचेस करने का औकात है, उसके हिसाब से ये होता है। ये 11.321 ट्रिलियन का है। लेकिन दिस इज नॉट आवर पैरामीटर नाउ, आवर पैरामीटर शुड बी नॉमिनल वाला, मतलब जिसमें कंपैरिजन ज्यादा अच्छा होता है। दैट इज जीडीपी ऑफ इंडिया 3.202 ट्रिलियन, ठीक है। अब 3.202 ट्रिलियन ना बहुत अच्छा कुछ नहीं है एज पर आवर इकोनॉमी, ये बहुत अच्छे सिचुएशंस में नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, जीडीपी कंट्री वाइज मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें अगर आप देखोगे ना, इंडिया का पॉपुलेशन ध्यान पे रखना 132, ठीक है, 132 करोड़ इंडिया का जीडीपी है। और उसमें इंडिया का क्या बोलता है इकोनॉमी है $3.2 ट्रिलियन का। और उसके साथ आप अगर बाकी कुछ कंट्रीज का कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या सिचुएशंस है। जीडीपी ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी देखो 59 पॉइंट, ये पर कैपिटा है। चलो को मैं ये लिखा, नॉमिनल वाला चाहिए हमें, पर कैपिटा वाला नहीं। वो पीपीपी वाला से ना मुश्किल हो जाएगा समझना, वो थोड़ा दूसरा पैरामीटर है। देखो मिल गया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जीडीपी देखिए $21 ट्रिलियन का। यूरोपियन यूनियन के हिसाब से है, यूनियन नहीं चाहिए हमें, चाइना देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन मतलब बहुत सारा यूरोपियन नेशंस मिला के है 18 ट्रिलियन, लेकिन दिस इज नॉट द पैरामीटर नाउ। चाइना देखिए, चाइना का 14 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। जापान देखिए बहुत छोटा कंट्री है, 5 ट्रिलियन का है, ठीक है। जापान बहुत ही छोटा नेशन से, पॉपुलेशन भी कुल मिला के कितना हो जाएगा, हार्डली 10 करोड़ के आसपास, उसमें $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। जर्मनी नियर अबाउट पॉपुलेशन से 5 से 7 करोड़ का, $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़, वर्ल्ड के रैंकिंग में इंडिया 5th है। हम लोग बड़ा खुश होते हैं, पता है इंडिया का रैंकिंग बढ़ गया। मोदी जी भी बड़ा चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन मोदी जी का चिल्लाने में ठीक है, वो चिल्ला जरूर सकते हैं, उनका वो पीएम है, प्रचार करते हैं अपना। लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन को भी ना समझना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी अगर 5th लार्जेस्ट जरूर बना है, लेकिन एक बार देखिए आप पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करके, कहाँ 21 ट्रिलियन और यूएस का पॉपुलेशन इज 30 करोड़। 30 करोड़ पॉपुलेशन के लिए $21 ट्रिलियन का इकोनॉमी, और 132 करोड़ पॉपुलेशन के लिए $2.93 ट्रिलियन का इकोनॉमी। चाइना का पॉपुलेशन इज 150 करोड़, 150 करोड़ पॉपुलेशन के लिए भी उनका 14 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। जर्मनी का पॉपुलेशन 5 करोड़ 6 करोड़ का है, उसका इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन का है। जापान का पॉपुलेशन नियर अबाउट 9-10 करोड़ का है, उसका भी इकोनॉमी ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 ट्रिलियन का है। तो
किस चीज का प्राइड करेंगे सर? अभी प्राइड करने का जगह नहीं आया। हो सकता है लाइन में है हम लोग, बड़ा कंट्री है, रिसोर्स ज्यादा है, थोड़ा ट्रिलियन डॉलर में आ जाते हैं, लेकिन देश गरीब ही है। हाँ, वर्ल्ड में रैंकिंग में 5th में जीडीपी में जरूर आ सकता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी वाइट ये नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है समझ में? सच में बताओ, जो कंपैरिजन में हाँ सर। अभी दिखाया, क्या समझ में आ रहा है? मतलब इसमें हम लोग कभी कभी प्राइड करते हैं तो हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ये सिर्फ प्राइड का बात नहीं है, रियलिटी फैक्ट कुछ और ही है। जब ये इकोनॉमी का पॉपुलेशन वाइज बांट दिया जाता है तो वो नहीं दिखता जो आपको दिख रहा है। मतलब अभी मैं बोल रहा था ना कुछ देर पहले जब क्लास स्टार्ट हो रहा था कि जो दिख रहा है सच लग रहा है, वो सच नहीं, वो झूठ है, और जो झूठ है वो सच है एक्चुअल में। ठीक है, तो वही वाला पार्ट है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत फेमस गाना है। ठीक है, छोड़ो, रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना सुन के क्या करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीपीसी में फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट आई होप कि अभी समझ में आया होगा कि अगर रिसोर्स मैं पूरा यूज कर लूँ तो फिर मैं अंडर यूटिलाइज फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स कर लिया। अगर मैं पीपीसी में रहे तो फिर मेरे पास जितना रिसोर्स है मैं उसका पूरा यूज कर पा रहा हूँ, और अगर मैं यू में रहा तो मेरे पास जो रिसोर्सेज को पूरा यूज नहीं हो पाया, और अगर मैं एस में चला गया तो मेरा रिसोर्स अंडर मतलब बियॉन्ड माई कैपेसिटी है। ठीक है, यही वाला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो भी मैं अभी समझा रहा था पूरा का पूरा वही बोला है। अब देखें यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शिफ्ट इन पीपीसी। अब इकोनॉमी का ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ इकोनॉमी ऑब्वियसली है, वर्ल्ड का फर्स्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाता है इंडिया को। ठीक है, हाल ही में तो दुनिया तो स्लो डाउन में है, लेकिन फिर भी लास्ट मतलब बिफोर लॉकडाउन सिचुएशंस इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड का वन ऑफ द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कब लेता है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा रीड करते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शिफ्ट इन PPC में when an economy produced at PPC curve, it is productively efficient, but there is also scope of progress and one PPC can shift to another PPC on the right. जब एक PPC राइट में शिफ्ट होता है ना, जब एक पीपीसी राइट में शिफ्ट होता है इसका मतलब वो ग्रोथ में जा रहा है, और जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है तब इसका मतलब वो मतलब डिक्लाइन कर रहा है, तब इकोनॉमी डिक्लाइन कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरो राइट साइड में है। ठीक है, राइट मतलब आपका भी राइट ही दिख रहा होगा, ये जस्ट आपका राइट हैंड जिधर जा रहा है ना वो वाला साइड आपका ऑलवेज पॉजिटिव साइड होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जब होता है तब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू सवाल आ सकता है कि पीपीसी ग्रोथ राइटवर्ड शिफ्टिंग मतलब पीपीसी ग्रोथ है, या फिर पीपीसी ग्रोथ के टाइम पे पीपीसी का शिफ्टिंग किस तरफ होता है? राइट साइड में होता है। और पीपीसी जब इकोनॉमी डिक्लाइन करता है तब पीपीसी का किस साइड में शिफ्ट करते हैं? लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। अगर मैं ग्राफिकली अगर आपको मैं डेमो दिखाऊं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो मैटर को। आप इस तरह से देखो मैटर को कि आपका ये था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पीपीसी आपका पहले ये वाला था जिसको हम लोग पीपी नाम देंगे यहाँ पर, पी एंड पी। अब पीपीसी आपका ऐसा करके शिफ्ट हो गया P1 पे, P1 पे। पहले पीपी में थे, अभी P1 में चले गए, मतलब आपका राइटवर्ड शिफ्टिंग हुआ। और राइटवर्ड शिफ्टिंग कब होता है? जब इकोनॉमी में ग्रोथ आता है। इकोनॉमी में ग्रोथ कब आता है? जब गवर्नमेंट में कुछ डेवलपमेंट लिया जाता है, कुछ अच्छा पॉलिसी लिया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है, इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल टेक्नोलॉजी। इंडिया में अगर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो, मोदी जी बार बार चिल्ला रहा है कि प्लीज ये फॉरेन टेक्नोलॉजी छोड़ो और इंडिया में टेक्नोलॉजी बनाओ, खुद का टेक्नोलॉजी बनाओ, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट खुद का होना चाहिए, तब जाके इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और खुद टेक्नोलॉजी यूज भी करेंगे अपना, और बाद में दुनिया भर के लोगों को एक्सपोर्ट करके उनको भी यूज कराएंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली, ऐसे होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी पढ़ाई मतलब एजुकेशनल लेवल ना, वो स्किल वाला एजुकेशनल लेवल अभी भी चालू नहीं हुआ। भगवान करे कि हम लोग ये कोरोना के बाद वो चालू कर दे, तब इंडियन इकोनॉमी सच में रियल ग्रोथ स्टेज में जाएगा। और 132 करोड़ पॉपुलेशन के लिए जो $3.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ये मिनिमम कम से कम यूएस जैसा इकोनॉमी होना चाहिए 21 ट्रिलियन, तब जाके ना हम लोग एक मिडिल क्लास कंट्री बन पाएंगे। अभी ना हमारा कंट्री ना एक गरीब कंट्री है, अब मानो या ना मानो, बात सच है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ना मिडिल क्लास बना पाएंगे ना, तब हम लोग थोड़ा सा ना तसल्ली मिलेगा, भाई चलो कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। ये बस्ती कल्चर, ये जो स्लम एरिया है ना, ये चला जाना चाहिए। गांव ना गांव नहीं होना चाहिए, गांव शहर नहीं बनना चाहिए, गांव गांव रहेगा। विलेजेस एरिया शुड बी always like a village area. Rural area should be always treated as a rural area, but rural area should get that kind of facilities which a city also get. Okay, industry मत बनाओ, वहां पर एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको अगर खाने के लिए चावल या गेहूं नहीं मिलेगा और दूध पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपका लाइफ
का हेल हो जाएगा। इसलिए खेती रहे, एनिमल हस्बेंड्री रहे, मतलब जिसको हम लोग पशु प्रतिपालन भी कहते हैं, तो वो भी रहे, लेकिन साथ में एजुकेशनल फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज वो एक गांव को भी मिले। और सिमिलरली शहर में इंडस्ट्री भी रहेगा और उसके साथ शहर में तो बाकी फैसिलिटीज मिलता भी है। लेकिन करेंटली इंडिया का फोकस एरिया ना बहुत ज्यादा सिटी ओरिएंटेड है, इसीलिए ना लोग ना सिटी के चकाचंद में पागल हो जाते हैं। लेकिन सिटी में अभी सब सिटी से भागने का कोशिश कर रहा है, कोई दिल्ली मुंबई चेन्नई में रहना नहीं चाहता, अब सब दिल्ली मुंबई चेन्नई से अपना गांव चला जाता है। कल किसी ने एक व्हाट्सएप में लगाया था, मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों में से कोई था, मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छा लगा। तो कुछ 12th पास आउट बच्चे लोग जैसे कि पास आउट हो जाते हैं तो बड़े शहर जाने के लिए पागल होते हैं, काम करने के लिए जाएंगे। हाँ, तो वो एक अच्छा वीडियो दिया, जैसे ही अभी टाइम आ गया, पहले तब स्कूल छोड़ के दिल्ली मुंबई आ गए थे, अब दिल्ली मुंबई छोड़ के स्कूल जाने के लिए पागल हो रहे हैं। समय समय की बात। यस हमें लगाए थे। हाँ चलो यार, क्रेडिट ले ले तू, ठीक है, तो बोला मेरा क्रेडिट थोड़ी ना इसमें, तो जो भी हो बहुत अच्छा था पॉइंट। तो एकदम सिंपल है कि इकोनॉमी स्लो डाउन पे वो पीछे आ रहा है, लेकिन गांव ऐसा होना चाहिए कि उसको गांव छोड़ने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। अभी इंडिया को वो सोचने का टाइम आ गया, ठीक है, ताकि सिटी का भी लिविंग स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा रहे और गाँव भी ना एक उसको भी ना प्रॉपर एजुकेशनल पैटर्न, प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल पैटर्न, हर एक चीज मिले, क्योंकि गाँव में बहुत सारा चीजें जीने के लिए जो शहर में नहीं है, ठीक है। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को और ये टाइम आ गया है समझने के लिए। अगर आज भी इंडियन पब्लिक नहीं समझता है, आज भी सिर्फ बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली दिल्ली चिल्लाता है ना, तो मतलब इससे ज्यादा पागल और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको बता दो, लंदन वगैरह में ना लोग गांव में रहना पसंद करता है, हमारे यहाँ पर ना लोग शहर जाने के लिए पागल होते हैं। पता नहीं कि इसका एक ही रीजन है, क्योंकि शहर में फैसिलिटीज है और लंदन साइड में ना गांव में भी फैसिलिटीज है। मतलब लंदन में फैसिलिटीज मिलता है ना, सेम फैसिलिटीज आपको शहर में भी मिलेगा। और सबसे अच्छा चीज कि गांव के साथ शहर का एक इतना अच्छा कनेक्शन बना दो ताकि सेम डे पे एटलीस्ट 150-200 किलोमीटर ना सेम डे पे आके वो काम करके जा सके। इतना फैसिलिटीज तो हो जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में अगर इतना ना होना तो क्या फर्क पड़ता है। फालतू में सिटी का पॉपुलेशन को इतना भीड़ बना के, जैम क्रिएट करके, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करके, दिल्ली का हालत देखिए। हाँ, मतलब वहां पर सांस लेते हैं तो ब्लड आता है, खून आता है सांस में, ऐसा सिचुएशन से दिल्ली का। ऋषि कपूर जी भी मतलब मरने से पहले मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली विजिट किया था तो जल्दी मर गए, सीरियसली ऐसा मतलब मुझे थोड़ा सा कहीं पढ़ने को मिला। तो मतलब दिल्ली का तो एयर में क्या हालत है। कोलकाता भी कुछ खराब, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडीज ज्यादा है तो नीचे खींच लेता है वाटर। कोलकाता का ये थोड़ा एडवांटेजेस पोजिशन है, गंगा मैया बचा लिया। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ भी, पॉपुलेशन ग्रोथ किसी एरिया में थोड़ा वहाँ उस जगह का इकोनॉमिकल ग्रोथ कर देता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ उल्टा असर करता है। लेबर फोर्स में एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी अगर एक अच्छा असर करता है। इन द अबव फिगर पीपीसी का शिफ्ट फ्रॉम पीपी टू P1 इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। समटाइम्स पीपीसी में शिफ्ट इनवर्ड व्हेन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय। चलो अभी अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय नहीं, अभी कोरोना का एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। कोविड-19 जैसे पैंडेमिक आ जाए तो रिसोर्स ऑफ द कंट्री क्या हो जाएगा। अभी इकोनॉमी किस तरफ शिफ्ट कर रहा है हम लोग, मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। 5 साल में फर्स्ट टाइम मुझे ये एग्जांपल देने को मिल रहा है, पता है कि मैं हमेशा इकोनॉमी ग्रोथ के बारे में बताता हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ आपको। अभी का इकोनॉमी, पहले अगर P1 में था ना, अभी इकोनॉमी PP पे शिफ्ट हुआ, अभी इकोनॉमी डाउनग्रेडेड है, अभी इकोनॉमी डाउनग्रेडेड है। ये फर्स्ट टाइम ये रियलिटी हुआ। पहले ना मुझे समझाना पड़ता था, पता है अर्थक्वेक वहाँ हुआ था इसलिए वहाँ का इकोनॉमी गिर गया था। अब तो दुनिया में हर जगह में इकोनॉमिक स्लो डाउन में है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं ये रियलिटी बाइट आपको दे पाया। ये इसमें मुझे प्राइड नहीं हो रहा है, ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन अच्छा है कि हर चीज़ हमें सिखाते हैं। अगर हम लोग गिरे हैं तो उठना पड़ेगा, और जो गिर के उठते हैं वही सच में वॉरियर होते हैं, और जो गिर के गिरी रह जाए वो वॉरियर नहीं, चाहे वो कंट्री हो, सोसाइटी हो, इंसान हो, हम हैं, आप है। ओके, पीपीसी का कहानी खत्म हुआ। पीपीसी का कहानी खत्म हुआ। आज मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा, आपको कुछ लास्ट पॉइंट डिस्कशंस कर लूंगा इस चैप्टर से, इकोनॉमिक सिस्टम, ताकि हम लोग नेक्स्ट दिन डिमांड सप्लाई वाला पैटर्न चालू कर सके। इकोनॉमिक सिस्टम का जो बात है या फिर दूसरा चैप्टर में भी फोकस कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, पूरा वर्ल्ड में मेनली 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अनदर इज कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड दिस कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड में अगर बात करें, पहले मैं सोशलिस्ट को थोड़ा बात करता हूँ। सोशलिस्ट मतलब चाइना, ठीक है, सोशलिस्ट मतलब चाइना का इकोनॉमी, और कैपिटलिस्ट मतलब यूएस का इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इंडिया जैसा कंट्री। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, और यहाँ पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का बात चलता है, मतलब टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी।
आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा कहानी, आप इस तीनों इकोनॉमी को ना जिंदगी भर के लिए याद रख सकते हो, लाइफ लॉन्ग। बस 2 मिनट सुनना मेरा बात। आप लोग कभी गांव साइड में देखे होंगे, जो लोग शहर का हो टीवी मूवीज में देखे होंगे, कभी किसी को बकरा या भैंस चराते हुए देखे हैं? प्लीज आंसर मी। हाँ सर। सर देखते हैं। ओके ठीक है, यस सर देखे। ओके ठीक है, म्यूट कर। अब क्योंकि आप भैंस चराते या बकरा चराते हुए देखे हैं, तो जो भैंस चराते हैं, ठीक है, हम लोग बंगाली में उनको राखाल कहते हैं, ठीक है, या फिर जो चराते हो जो भी बोलते होंगे, रैंचर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो रैंचर्स है, जो बेसिकली ये गाय भैंस चराने के लिए लेके जाते हैं, यही आप हम लोगों को सिखा देगा कि कैपिटलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है और मिक्स्ड क्या है। जो रैंचर्स है वो अपने बकरी को बोलता है, कभी वो हाथ में, उसके हाथ में एक रस्सी होता है और वो रस्सी को लेके जाते हैं। अगर उसके कंट्रोल में वो रस्सी है, प्लीज म्यूट करो ना प्लीज, अगर उसके हाथ में वो रस्सी है और वो रस्सी पकड़ के उसको बोलता है कि यहाँ का तू घास खा, जहाँ का मैं घास खाने के लिए बोलूंगा वहां का घास अगर तू खाएगा तो अच्छा रहेगा तेरे लिए। तो ये जो वो रैंचर्स उसको बोल रहे हैं ना, मतलब जो चराया है उसका, जो उसका मालिक है, वो उसको बोल रहा है कि भाई यहाँ का घास खा तो वहीं का घास खाएगा। तो वो हो जाता है ना सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, जो चाइना में चलता है। चाइना में ना जो पीपल्स ऑफ चाइना, उनका ना कोई मतलब लिबर्टी नहीं है। अगर उनको, जैसे आप लोगों को पता होगा, ओलंपिक्स वगैरह में ना चाइना बहुत अच्छा मेडल्स वगैरह लाते हैं। तो ये मेडल्स ना वो लोग ना अपने खुशी से नहीं लाता। चाइना में ना कुछ पैटर्न है एजुकेशन का कि करना ही पड़ेगा, मतलब मार पीट के जिम्नास्टिक में नाम लिखाना ही पड़ेगा। मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। आप कभी सुने होंगे कि चाइना में कोई क्रिकेट फुटबॉल ज्यादा खेलता है? चाइना में ये सब स्पोर्ट्स अच्छा नहीं चलता। चाइना में सब जिम्नास्टिक टाइप का स्पोर्ट्स चलता है। लेकिन वो स्पोर्ट्स में अगर आपको मन ना भी हो ना, फिर भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा स्कूल लेवल पे। क्यों? क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड लाना है, चाइना को अपना ताकत दिखाना है। मतलब अगर उसको जिम्नास्ट पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है। वहां पर हर एक चीज गवर्नमेंट के चाहने पे होता है। पब्लिक आवाज उठाएगा तो उसको खत्म कर दिया जाता है या फिर उसको बंदी बना लिया जाता है। ऐसा है चाइना का सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमी में और भी कंट्रीज चलते हैं, रशिया भी है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है, मतलब नॉट लाइक चाइना। क्यूबा है, क्यूबा का जो फेमस मतलब सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको आप जानते होंगे। एक उनका टी शर्ट्स आते हैं, टी शर्ट्स में ना उनका इमेज रहता है, चे गेवेरा, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। बहुत फेमस रिवोल्यूशनरी थे। फर्स्ट टाइम वो गवर्नमेंट बनाया था, मतलब जो पहले जैसे वो किंग का शासन चलता था, राजा का, वो शासन को खत्म करके रिवोल्यूशन लाके सोशलिज्म लाया था। सोशलिज्म मतलब ये नहीं कि मतलब एक गवर्नमेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन का पूरा का पूरा एकदम इंडिपेंडेंस ही छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना ऐसा करते हैं। तो बकरी वाला एग्जाम्पल मैं फिर से जाता हूँ। तो बकरी का जो ओनर है, वो जहां जहां बकरी को घास खाने के लिए बोलेगा वो हो जाएगा सोशलिज्म। कैपिटलिस्ट में क्या है, कैपिटलिस्ट बड़ा इंडिपेंडेंट है। वो बकरी को लेके जाएगा और छोड़ देगा मैदान पे और बोलेगा भाई जो मर्जी खा। हो सकता है कि वो जो उसका ओनर था वो उतना भी हाई क्वालिटी ग्रास के सामने उसको नहीं ले जा पाया था जो बकरी खुद ढूंढ ढूंढ के जा सकता है। और ऐसा हम लोग देखते हैं यूएस इकोनॉमी में। अगर आप देखो कि वहां पर इकोनॉमी पूरा ओपन है, और ओपन इकोनॉमी होने के नाते वहां का जो पॉपुलेशन है वो ना खुद कुछ ना कुछ बनाते हैं, और गवर्नमेंट ज्यादा उनके काम पे ना इंटरफेरेंस नहीं करता। इससे क्या होता है, जिसके अंदर जो टैलेंट है ना वो एकदम ना निखार के बाहर आता है, एकदम गोल्ड जैसा, ताकि ना अपना टैलेंट एकदम सामने आ जाए कि भाई मेरे को ये आता है। गवर्नमेंट नहीं बोलता है हर बात में भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, एज पर रूल चलना है, ऐसा नहीं करता। वो एकदम खुल्लम खुल्ला है, भाई जो मर्जी करो, बाकी गवर्नमेंट बाद में देख लेगा। अगर एंटी सोशल मैटर है, एंटी कंट्री वाला बात है तो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन तुम्हारे लाइफ मतलब लीड करने में हम तुम्हारे लाइफ में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दिखाएंगे। ये यूएस जैसा पैटर्न है कैपिटलिज्म। यूरोपियन नेशंस भी कैपिटलिज्म सिस्टम पे ही चलता है मैक्सिमम, कुछ कुछ अलग है। तो ये हो जाता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्टिक सिस्टम में क्या है कि आपको खुला छूट होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, दोनों का मिक्स्ड अप, लाइक इंडिया। यहाँ जैसे प्राइवेट कंपनी भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी है, साथ में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है। गवर्नमेंट बताता है कुछ चीज, जैसे कि ये राशन सिस्टम, ठीक है। राशन सिस्टम में गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस चार्ट होते हैं, और गवर्नमेंट बोलता है कि भाई ये दाम पे मिलेगा, वो दाम पे मिलेगा। ऐसा नहीं, यूएस में ऐसे सिस्टम नहीं है। यूएस में भाई प्रोडक्ट जिसका दाम उसका, अगर कस्टमर ले लेता है तो कस्टमर लेगा, अगर नहीं ले पाएगा तो नहीं लेगा। वो उनका मतलब नॉर्मल ओपन डिमांड सप्लाई में छोड़ देता है कैपिटलिज्म को, ठीक है। इसका कुछ खराबी भी है, कुछ बुराई भी है, ठीक है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म
सिस्टम से ज्यादा फ्रीडम से ही अच्छा इकोनॉमी बनाया है यूएस ने करंट सिचुएशंस में। सोशलिज्म में दबाव के साथ बनाया जाता है और मिक्स्ड में दोनों मिक्स्ड अप जो इंडिया में है। यहाँ पर फ्रीडम भी है थोड़ा सा एक लेवल पे, मतलब अगर बताऊं तो बॉलीवुड या फिर मुंबई लेवल में या फिर थोड़ा सा जो रीच लेवल में फ्रीडम ज्यादा है, लोअर लेवल में फ्रीडम नहीं है। आपको अगर कुछ अच्छा बिजनेस करने का मन होगा ना, अभी तुरंत आपके पाड़ा में आपका पॉलिटिकल पार्टी का नेता आ जाएगा, ये भाई यहाँ पर फैक्ट्री ओपन किया पहले चंदा दे। अपने बंगाल में तो ऐसा ही कल्चर है, यहाँ पर कोई बिजनेस ऐसे तो बंगाली बिजनेस कर ही नहीं सकता अच्छे से, ठीक है। बंगाली का बिजनेस करने का अच्छा आदत ही नहीं है, अगर कर लेता तो आज बंगाल का इकोनॉमी इंडिया का बेस्ट इकोनॉमी होता, लेकिन बंगाली को बिजनेस करना नहीं आता, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। मेरा एक मारवाड़ी टीचर है, इनके पास मैं पढ़ा था, तो मैं उनको एक बार बोला था कि मेरा ना एक मन है, क्योंकि बंगाल का इकोनॉमी का मैक्सिमम बिजनेस मारवाड़ीज के पास है, तो मुझे मारवाड़ी से कोई चीज नहीं है, क्योंकि मेरा जो मिसेस है, आप लोग पढ़ेंगे मैम से, वो खुद मारवाड़ी है। तो पॉइंट है कि मारवाड़ी लोग ना बिजनेस में बड़ा गजब का है, और मुझे इससे जलन आता है थोड़ा सा। क्यों जलन? इस बात के लिए कि बंगाल का इकोनॉमी मारवाड़ी क्यों चलाएगा और बंगाली लोग क्यों उनके दुकान में जाके काम करेगा? अपना देश है, अपना जगह है, तुम अपने जगह में अपना जगह बनाओ। आज कल ही मैं देख रहा था कि प्लीज जो लोग बंगालीज हो बात को समझो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें मुझे दुख होता है। जैसे कल बहुत सारा ट्रेन आ रहा है दूसरा स्टेट से, ये दूसरा और भी स्टेट से, लेकिन मैं बंगाल के बारे में ज्यादा इमोशंस रखता हूँ, इसलिए मैं बंगाल के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा जगह के बारे में पूरा ना जान के बोलना अच्छा नहीं रहेगा। कल जैसे ही वो ममता दीदी ने बताया कि ट्रेन वगैरह ला के जो भी बाहर स्टेट में फंसा हुआ इंडियन लेबर, मतलब बंगाल का लेबर लोग, उनको लाया जा रहा है। तो एक हिसाब हो रहा है करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बंगाली लेबर जो दूसरा स्टेट में काम करते हैं। सुन के बड़ा दुख हुआ, और वो लोग यूट्यूब फेसबुक में वीडियो बना बना के दे रहा है कि हम लोग को लेके जाइए। दीदी को बार बार बोल रहे हैं कि दीदी आप एक बार समझिए, अगर आप बंगाल में कुछ अच्छा करते तो आज हमको यहाँ, आज हम लोग को फैमिली छोड़ के केरल में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में आके काम नहीं करना पड़ता। तो ये अपने अपने स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी से है कि वो अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, वहाँ का पब्लिक को भी ये कल्चर समझना पड़ेगा कि भाई अपने स्टेट में वो इकोनॉमी को डेवलप करे, ठीक है। तो हर एक चीज गवर्नमेंट डिपेंडेंट होना अच्छा बात नहीं है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना अच्छा दिखता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में ना बड़ा ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाते हैं हम लोग। तो जो भी वो पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि बंगालीज को बिजनेस नहीं करना आता तो उसको भी करना आना चाहिए। अगर वो कर लिया तो इस जगह का भी बिजनेस को डेवलप वो कर सकता है, और अपने अपने स्टेट में सेम टू सेम एप्लीकेबल होता है यूपी, बिहार, उड़ीसा के लिए भी। फिर भी उड़ीसा थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे कंट्री का स्टेट का क्या होगा सीरियसली। और ये इंडिया का मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करके रखता है। ये तीनों स्टेट जिस दिन सुधर जाएगा, आप जान लेना कि इंडिया डेवलप हो गया। ये तीनों स्टेट सुधरना बहुत जरूरी है, यूपी, बिहार, बंगला। पता नहीं ये तीनों स्टेट में क्या है, तीनों गैंजेस में है, जानते हैं ना, तीनों गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी इंडिया को बनाया है, लेकिन फिर भी ये तीनों स्टेट का हालत खराब है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो खुद ही ताजुब हो जाता हूँ कि जहां गंगा नदी का दान है वो जगह का हालत इतना खराब कैसे हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी में ये इतना पीछे कैसे जा सकता है। जहां गैंजेस नहीं है वो अच्छा बन जाता है, हाँ, लेकिन जहां गैंजेस नहीं है वो अच्छा बन जाता है। लेकिन इसके पास चार, मतलब क्या है ना, यहाँ जीना बड़ा आसान है और बड़ा सुखी हो जाता है इंसान, तभी जाके ना प्रॉपरली कुछ बन नहीं पाता। चलो मेरा ख्याल नहीं है, आप लोग खुद भी रिसर्च करेंगे ना तो आप भी समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को कैपिटलिस्ट में कुछ बात करता हूँ। कैपिटलिस्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप रहता है यहाँ पर। जैसे कि किस तरह का, जैसे आपको बता दूं कि आप लोग देखेंगे ये हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ना अपना अपना आइलैंड होता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब आइलैंड हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल्स में चलते हैं, यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन अगर आप देखें यूएस वगैरह में ना, कोई अगर आइलैंड परचेस करना चाहता है तो आइलैंड भी अपना परचेस कर सकता है। ये इतना पावर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अच्छा बुरा का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से चलता है वहां पर, ठीक है। अब लोग अगर कोई जुरासिक पार्क देखे होंगे तो जुरासिक पार्क का कौन सा पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर एक डायनासोर पार्क बनाया था कोई बंदा ने, एक मूवीज में दिखाया था। तो सच में हॉलीवुड में ऐसा कल्चर है कि वो चाहे तो डायनासोर पार्क बना सकता है, वो मूवीज में दिखाया था, लेकिन रियलिटी में वो लोग सच में एक आइलैंड परचेस करके वहां पर अपना बना सकते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एग्जैक्टली मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ बिजनेस करने का आजादी है, ठीक है। आपको जो मन चाहे आप कर सकते हो, गवर्नमेंट का ज्यादा रोक टोक नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर्स,
कंज्यूमर्स का भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर के ऊपर भी ना ज्यादा दबाव नहीं है कि भाई तुम यहाँ का प्रोडक्ट मत खरीदो, तुमको वहीं जाना ही पड़ेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कंज्यूमर अपने मन मर्जी कर सकता है, उसको कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना है और कितना दाम में खरीदना है वो खुद चूज करेगा। और पब्लिक भी बड़ा रिच है, ठीक है, रिच मतलब पैसा वाला है, तो उनके ऊपर उनके पास ना उतना फ्रीडम आ ही जाता है। और ऐसा एक दिन में नहीं आया, टाइम लगा ऐसा इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए। तो इसलिए बोला इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर, पीपल आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम्स एज दे लाइक। In an economy, people have the freedom to buy or not to buy the goods offered in a marketplace, and this freedom to choose what they buy dictates what producers will ultimately produce. ये कंज्यूमर क्या मांगेगा वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा। स्टीव जॉब्स का एक फेमस वर्ड बता दूं आपको। स्टीव जॉब्स जो एप्पल का फाउंडर है, बहुत फेमस विजनरी है वर्ल्ड बिजनेस में, उनका एक फेमस डायलॉग है, कस्टमर चूज करेगा, मैं उन्हें क्या बेचूंगा। नॉर्मल हम लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मल जो सोच है हम लोगों का, एकदम टिपिकल सोच है कि भाई दुकान ओपन करेंगे, क्या कस्टमर मेरा प्रोडक्ट आके खरीदेगा। अगर उनको दूसरा प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो, अगर मेरा प्रोडक्ट ना बिके तो, ये आम सोच है हम लोग का। इसलिए हमारा बिजनेस नहीं चलता है, जानते हैं ना, इसलिए नहीं चल पाता। और स्टीव जॉब्स का क्या ख्याल जानते हैं, बोले कस्टमर कौन होता है चूज करने वाले कि प्रोडक्ट क्या खरीदेगा, प्रोडक्ट तो वो चीज खरीदेगा जो हम उनको बेचेंगे। इसलिए देखो ना, एप्पल क्या प्रोडक्ट बनाता है, ऐसा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाता है कि कस्टमर दौड़ दौड़ के उनके पास प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। तो मतलब ये स्टीव जॉब्स अलग ही लेवल में सोचता था, व्हाटएवर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही बात है कि वही प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस कर लेता है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। यही कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर सोवरेनिटी कहते हैं इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था इकोनॉमी फ्री है। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या बनेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोलेगा कि ये बनेगा वो बनेगा, ऐसा नहीं, कंज्यूमर प्रेफरेंस से बनेगा। इट्स अ रियल डेमोक्रेसी, इट्स अ रियल डेमोक्रेसी। प्रॉफिट मोटिव डेमोक्रेसी मतलब समझते हैं ना आप लोग, गणतंत्र, प्रजातंत्र कहते हैं, मतलब जो प्रजा का मांग है वही होगा। राजा का मांग से राजा क्या बोलेगा वो डिपेंड नहीं करता, प्रजा जो बोलेगा वो होगा। रियल डेमोक्रेसी। और सच में यूएस जैसे कंट्री में डेमोक्रेसी बहुत प्रॉपर लेवल में होता है। इसीलिए वहां पर देखना, जो वहाँ का जो दो पार्टी है, ठीक है, वो दोनों पार्टी 5-5 साल रहते हैं, फिर चला जाता है, फिर आता है, ठीक है। यहाँ इंडिया जैसा नहीं, अपने बंगाल तो मतलब गजब ही करता है, वेस्ट बंगाल, जानते हैं ना आप। हाँ, 34 ईयर्स डेमोक्रेसी में, 34 ईयर्स कोई पर्टिकुलर पार्टी रह सकता है। सीपीएम गवर्नमेंट 1977 से लेकर 2011 तक वेस्ट बंगाल में चल रहा। ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर बंगाल जैसे, बंगाल का पीपल क्या है पता नहीं मुझे, मैं खुद बंगाली हूँ, हार्डकोर बंगाली हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यहाँ का लोग क्या है। इतना भी दिमाग नहीं है कि बड़ा समय समय में चेंज करो, किसी को राजा मत बना दो, क्योंकि राजा तो हम है डेमोक्रेसी में, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल लीडर को राजा बना देते हैं। आज सीपीएम गवर्नमेंट, कल आज टीएमसी गवर्नमेंट, उनको भी राजा बना के छोड़े हैं। और ये बंगाल में इसलिए बता रहा हूँ कि अपना अपना स्टेट आप लोग जानो, लेकिन कभी भी अपने स्टेट में ना पार्टी को ना राजा मत बनने दो, समय समय में चेंज करो। आप लोग अगर अभी 20% हो ना, आप लोग अगर अपने घर में 20x4 अगर 4 करके भी ना 20x4 करके 80 जन भी अगर समझ पाओ ना कि डेमोक्रेसी को कैसे चलाना होगा, और वो 80 अगर और 4 को समझाए ना, तो डेमोक्रेसी बदल सकता है। मैं बस आपको वही बता रहा हूँ कि अगर एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम अकेला कैसे कर देंगे। अरे बात अकेला का नहीं है, सोच बदलना चाहिए। आप अगर अपना सोच बदलेंगे तो आप और चारों का सोच बदल सकते हैं, और चारों का सोच बदल सकते हैं। इस तरह से रिवोल्यूशन आ सकता है। और पॉलिटिकल पार्टी को ना सर पे उठा के नहीं रखना है। दे आर द सर्वेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन हम लोग क्या, जैसे कोई मंत्री नेता दिख गए पैर में पड़ जाता है, मेरा नौकरी लगा दो। हे भगवान, उसको तो नौकरी हम पे रखा है, वोट दे के चुन के लाया है, लेकिन जब मतलब मौका, मतलब जैसे ही हमको, जैसे ही वो मंत्री बन जाता है, अब हर घर का लोग, पता है वो एक कॉमेडी शो भी आया है, वो क्या, चाचा विधायक है मेरे, वो फेमस कॉमेडियन है, एक नाम में भी याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, चाचा विधायक हमारे, मतलब हर किसी के मुंह में पता है मेरा चाचा कौन लगता है, विधायक है। हाँ, मतलब ये इंडिया का गजब है। तो भाई तेरा चाचा विधायक है, मतलब तेरा चाचा सरकार का नौकर है, पब्लिक का नौकर है। ये बात समझता ही नहीं है इंडियंस, ये बात समझते नहीं है। पब्लिक ही तो सबसे बड़ा है डेमोक्रेसी में, ये यूएस वाले लोग ना समझते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को डर है कि वहाँ का पॉपुलेशन को ना वो किसी भी तरह का कॉन्स्पिरेसी के जाल में नहीं फंसा सकता, इसलिए उनको डर है कि जरूरत पड़ने से उनको कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो सत्ता है, जो गदी है उनका, वो रही रहेगा, उनका सीट चला जाएगा। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो एक बार आ जाए तो 10 साल 20 साल रहेंगे। नहीं, इस तरह का इकोनॉमी फंक्शन अगर हम लोग चलाएंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा।
पॉलिटिकल नेता को भी समझना पड़ेगा कि भाई पीपल डेवलप हुआ है, पॉपुलेशन का सोच बदला है, पता नहीं कब होगा। आई होप कि आप लोग करोगे, मतलब हम भी हैं, हम भी यूथ में आते हैं, ठीक है, हम करेंगे। कंपटीशंस इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कंपटीशन एग्जिस्ट अमंग सेलर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ सिमिलर गुड्स। सेलर के साथ प्रोड्यूसर का बड़ा कंपटीशन रहता है, ठीक है, बहुत एकदम। जैसे देखो ना, आप अगर कैपिटलिस्ट में देखते हो किस तरह से मतलब बहुत गजब लेवल में चलता है इन लोगों के बीच में अलग अलग कंपटीशन। यहाँ एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप पे कंपटीशन था, पता है आपको? व्हाट्सएप तो बाद में परचेज कर लिया फेसबुक ने, ठीक है, फिर फेसबुक व्हाट्सएप बाद में बना था। एक्चुअल में व्हाट्सएप का जो फाउंडर था ना, वो एक्चुअल में फेसबुक में नौकरी करने के लिए गया था, उसको ना नहीं लिया, बोला नहीं तेरा अंदर पोटेंशियलिटी नहीं है। फिर व्हाट्सएप का जो ओनर है वो व्हाट्सएप बनाने के बाद मार्केट में व्हाट्सएप और फेसबुक का यूजर्स में मतलब बहुत सारा लोग, आज भी हम लोग देखो ना बहुत ज्यादा व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, तो फेसबुक का थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन फेसबुक के पास पैसा था तो फेसबुक ने बोला ठीक है हम इसको परचेस कर लेते हैं। और व्हाट्सएप का ओनर के पास बहुत दिन कोई नौकरी नहीं था, सिर्फ इन्वेंशन पे तो नहीं चल सकता, तो वो अच्छा दाम पे बेच दिया और साथ में उनको रेस्पेक्ट भी मिला। व्हाट्सएप का जो डायरेक्टर पोस्ट में वही बना है, ठीक है। जुकरबर्ग फेसबुक का ओनर जरूर है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का पार्ट बन गया, लेकिन कंपटीशन गजब लेवल में होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और मैं इसलिए फेसबुक, व्हाट्सएप, एप्पल जैसा कंपनी का बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा कंपनी यूएस से ही आता है और यूएस में फुल कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलता है। कंपटीशन भी गजब लेवल में है। कंपटीशन एग्जिस्ट अमंग सेलर्स और प्रोड्यूसर। प्राइस मैकेनिज्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द प्राइस मैकेनिज्म दैट इज फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्लीज इस बात को ध्यान रखो प्लीज, ये इंडिया में एक बहुत प्रॉब्लम है। दाम क्या रखेगा सरकार तय करता है। कोई बोलता है अच्छा है ना सर, नहीं तो सब तो अपना मन मर्जी दाम बढ़ा के रखेगा। नहीं, आप बात को समझो। जैसे ही गवर्नमेंट कंट्रोल में जाता है ना प्राइस कंट्रोलिंग, तो क्या होता है कि ओपननेस चला जाता है, फ्रीनेस चला जाता है। मैं आपको बस एकदम सिंपली समझा रहा हूँ, कोई भी चीज का दाम क्या होगा कि मार्केट डिमांड सप्लाई को तय करने दो। इट्स बेटर। बाद में गवर्नमेंट आएगा ना तो ना वो फ्रीडम चला जाएगा। सेलर वो दाम पे बेचे जो सेलर मैक्सिमम दाम पे बेच सकता है और बायर वो दाम पे खरीदे जो उसमें वो परचेस कर सकता है। अगर फ्री कर देंगे ना, इकोनॉमी ज्यादा अच्छा फंक्शन करेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी भी चीज को बांध के रखोगे ना, एकदम सिंपल बात है, आप लोग एक बार सोचो ना, आपके घर में जब आप छोटे थे थोड़ा सा, तो आपके घर में अगर आपका माँ पापा आपको बात में रोक टोक करता है ना, तो आप क्या करते हो? तंग हो जाते हो। और तंग होके आप क्या करते हो? आप वो काम नहीं करते जो आपके अंदर हुनर है ना, वो नहीं आता, आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो छुप जाता है। तो आप बोलते हो क्या माँ क्या पापा, बात में रोक टोक करते हो, अच्छा नहीं लगता, फिर कभी कभी चिढ़ जाते हो, ठीक है। कभी कभी तो ज्यादा टाइट में ना, हम लोग बंगालीज में एक बात करते हैं, बज्रो आटूनी फंस का गिरो, मतलब मैं समझाता हूँ, ज्यादा टाइट करके पकड़ने से ना वो खुल जाता है, वो नहीं रहता, वो उतना टाइटनेस रहता नहीं है। तो ज्यादा टाइटनेस अच्छा नहीं है, थोड़ा ओपन रहना चाहिए। ओपननेस में ना हर चीज धीरे धीरे बढ़ता है। एक पेड़ को तुम घर पे लगाओगे, पेड़ को रखिए क्या उसको एकदम बांध के रखोगे? नहीं, पेड़ को खुलने दो तब जाके पेड़ बढ़ेगा। ऊपर उसको बांध के रखोगे पेड़ नहीं बढ़ पाएगा, ना पेड़ बढ़ पाएगा ना इंसान बढ़ सकता है। तो अगर पेड़ इंसान का कैरेक्टर में नहीं सूट करता, तो पेड़ इंसान लेके तो इकोनॉमी बिल्डअप हुआ है, तो इकोनॉमी को कैसे सूट करेगा? समझने का कोशिश करना बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो जो भी हो, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इसीलिए क्या है कि मार्केट में, इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, व्हेन कंज्यूमर्स इंक्रीज देयर परचेस ऑफ ए गुड इन द लेवल ऑफ डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, देन प्राइस टेंड टू राइज। मतलब जैसे डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे डिमांड कम होता है सप्लाई भी कम होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस प्राइसेस एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर प्राइस जो है ना, इनका प्रिंसिपल मींस है रिसोर्स एलोकेट करने का। इसमें क्या हो गया, तो ये मार्केट फ्री डिमांड एंड सप्लाई चीजों का दाम को डिटरमाइन करता है। दैट इज वाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म एक बहुत बड़ा बात है। मैकेनिज्म मतलब किस तरह से प्रोडक्ट का दाम तय होता है, किस तरह से प्रोडक्ट का दाम तय होता है, ये एक बिग मुद्दा है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, एज पर इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज होने का चांसेस ज्यादा है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर आप देखो कि वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम यूरोपियन नेशंस एंड अमेरिकन नेशंस लाइक कनाडा, यूएसए, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फंक्शंस में चलता है। यहाँ पर इनइक्वालिटीज कम है कंपैरेटिवली। मतलब मैं अपना पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ कि उतना भी इनइक्वालिटीज नहीं है। हाँ, अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज कम दिखता है। सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज मतलब सब इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है कि सबका इनकम एक बराबर लेवल का रहेगा।
ज्यादा बड़ा ऊंचा नीच, हाँ, बहुत हाई रीच बहुत लो रीच, मतलब सॉरी बहुत ज्यादा पुअर, ऐसा नहीं रहेगा। जैसे इंडिया का एक कंसेप्ट देखो, इंडिया में अंबानी जैसा वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन भी है, टॉप 10 टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन भी इंडिया में काफी सारा है। और इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट झोपड़पट्टी भी है। झोपड़पट्टी समझते हो ना, बस्ती, स्लम्स। इंडिया में स्लम्स का अगर बात करें, मुंबई में है धारावी, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्लम है, किसी किसी केस में तो लार्जेस्ट भी है। कोलकाता में टिकियापाड़ा बोल के एक जगह है जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्लम एरिया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि इंडिया मतलब सिर्फ इंडिया का रिच पर्सन ही नहीं, इंडिया मतलब इंडिया का स्लम्स भी आता है। तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि इनइक्वालिटीज कितना है। अगर आपको ये इनइक्वालिटी समझ में आया, अगर आप कभी रशिया विजिट करते हो, अगर आप कभी जापान विजिट करते हो, इवन चाइना, भगवान करे मतलब सब कुछ ठीक रहे, तो चाइना का भी ना एक चीज अच्छा है, वहाँ ना लोगों का जो इनकम का इक्वलिटीज है ना बड़ा अच्छा है। चाइना का कंपैरिजन इंडिया से के साथ इसलिए होता है, चाइना भी बहुत हाई पॉपुलेशन कंट्री है, 150 करोड़ वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन। हाँ, एक चीज अच्छा है कि चाइना का जो एरिया है वो इंडिया से 3 गुना है, इसलिए थोड़ा सा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा उनका कम है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन तो 150 करोड़ का है। तो 150 करोड़ पॉपुलेशन को अगर चाइना एक इक्वल लेवल पे मेंटेन कर सकता है, देन व्हाई नॉट इंडिया। अब कोई कहेगा कि वो सोशलिज्म करता है, नहीं, हम लोग को कुछ दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, हमारा डेमोक्रेसी बेस्ड है, एटलीस्ट हम बोल तो सकते ये वायरस वहां पर हुआ है, लेकिन किसी का पीएलए मतलब पीएलसी पीपल लिबरेशन पार्टी ऑफ चाइना, ये पार्टी के अगेंस्ट में कोई कह नहीं सकता चाइना का पॉपुलेशन इतना बड़ा वायरस में चाइना भी तो कम नहीं मरा, और आज भी मर रहा है, लेकिन क्योंकि सोशलिज्म है ना तो वहां का खबर बाहर नहीं आता, इसीलिए वहां पर बोलने का आजादी नहीं है। इनइक्वालिटीज तो मेंटेन कर रहा है वो लोग, मतलब एक इक्वालिटी मेंटेन वो लोग कर रहा है, लेकिन आजादी नहीं है। ऐसा इक्वालिटी का क्या मतलब अगर आजादी ही छीन लिया जाए। ठीक है, तो आजादी रह के इक्वालिटी, जैसे कि कैपिटलिस्ट नेशन ज्यादा करके रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इकोनॉमी कहता है कि इनइक्वालिटीज होने का चांसेस ज्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा होने का चांसेस है, लेकिन करेंटली मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किताब में जो लिखा है वो सब कुछ वास्तव में हो जाए, ऐसा ना भी हो सकता है। आप भी ना, आपका नजर ना रहना चाहिए हर एक चीज में कि रियलिटी क्या है। आप सिर्फ मतलब जो किताब में बोला है, मैं किताब में पढ़ा था ये लिखा हुआ था, ऐसा नहीं चलेगा। किताब आपका एक, क्या मैं बार बार बोलता हूँ, किताब एक नजरिया है, किताब आपको एक सोर्सेज देता है समझने के लिए, लेकिन उसको आपको रियलिटी में कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं रोज इसलिए बोलता हूँ कि प्लीज, ताकि आप लोग रोज कुछ सीखो, और कोई मतलब रीजन नहीं है। Solutions of central problem in capitalist economy में वो deciding what to produce, deciding how to produce, deciding for whom to produce and deciding about consumption, savings and investment। ये जो central problem है ये capitalist economy में solve होने के लिए, जैसे हम लोग last में भी पढ़े थे उसी तरह से ये भी solve होता है कि produce क्या करना चाहिए economy के लिए, किस तरह से करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, एंड आगे मतलब सिर्फ आज खाना नहीं है, सेविंग्स भी करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट में भी डालना है, ये सब किस तरह से मेंटेन हो इसके बारे में भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बोला गया है। इसका कुछ अच्छाई भी है, बुराई भी है। ठीक है, ये आप लोग खुद से रीड करोगे ना समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर जो मैं था मैं बोल दिया। अब मैं जो बात करूंगा दैट इज सोशलिज्म में बात करूंगा। सोशलिज्म में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बात कर चुका हूँ कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का जो मेन डिफरेंस है वो बकरा का ओनर वाला जो एग्जाम्पल था कि बकरी का ओनर अगर उसको पकड़ के बोलता है कि भाई यहाँ का घास खा, तो वो हो जाता है सोशलिज्म। अगर उसको छोड़ देता है और बकरी अपने मन के मर्जी जहाँ अच्छा घास हो वो भी खा सकता है, थोड़ा बहुत बुरा घास भी खा सकता है, ये हो जाता है सोशलिज्म। और जब कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी उसका सर जब रस्सी पकड़ के बोलता है कि भाई ये अभी खा, फिर कभी कभी छोड़ देता है, तो वो अपने मर्जी का खाता है, ये हो जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया में दिखता है। अब सोशलिज्म का क्या क्या पैटर्न होता है मेनली, यहाँ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब जैसे एक पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल में स्टेट ओन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे चाइना जैसे कंट्री में स्टेट ओन्ड होते हैं, जैसे वहां पर भी बोलते हैं स्टेट बोलते हैं, तो वो अलग अलग स्टेट ना एक एक अपने अपने ओनरशिप में ना बैंक्स वगैरह सबको रखते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कुछ नहीं होता एज सच, बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत आजकल चाइना भी चालू किया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल वहां पर होता है, तो एक कलेक्टिव ओनरशिप बेसिस में चलता है। ये देखो ना, इन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेट ओन्ड accordingly the farm producing goods and services such as factories, bank, insurance, transport and owned and managed by the state। so maximum केस में ये स्टेट ओन्ड होगा। जैसे अपने इंडिया में भी आप लोग ये देखते हो कि राशन सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
हर एक चीज, मतलब सेंट्रलाइज्ड बैंक तो बहुत सारा है, करीब करीब 19 था, रिसेंटली कुछ बैंक्स को अलग कर दिया गया, फिर भी 10-15 सेंट्रलाइज्ड बैंक तो है। इसका मतलब ये मैक्सिमम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी गवर्नमेंट लेवल पे अच्छा खासा चलता है, प्राइवेट भी हमारे देश में दिखता है, लेकिन चाइना में मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल ही दिखता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगा वही उसके लिए यूज होगा। इंडिया में भी ऐसा यूज होता है, प्लानिंग कमीशंस करते हैं। तो इंडिया मिक्स्ड है, इंडिया के पास चाइना का कैरेक्टर भी आपको शो होगा और इंडिया में आपको यूएस का कैरेक्टरिस्टिक भी शो होगा। इसलिए ऐसा नहीं, सोशलिज्म पढ़ने के टाइम पे आपको इंडिया का भी कनेक्शंस दिख जाएगा। इकोनॉमी में इक्वलिटीज होता है, मैं आपको पहले भी बोला था, इक्वलिटीज है। रशिया सबसे ज्यादा इक्वल इकोनॉमी बना है, सबसे ज्यादा इक्वल इकोनॉमी, वहां पर बहुत रिच भी नहीं दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा पुअर भी नहीं दिखेगा आपको, एक अच्छा लेवल मेंटेन किया है रशिया जैसे कंट्री। सोशल वेलफेयर बहुत अच्छा होता है, मतलब पब्लिक का नीड बहुत अच्छे से पूरा होता है। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन उतना नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो प्राइवेट लेवल में कंपटीशन का कोई जगह नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई किसी को खराब नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट के पास सब पॉपुलेशन सेम होता है, तो कोई किसी को खराब नहीं कर सकता, कोई किसी का प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना, तो गवर्नमेंट सबको एक ही नजर से दिखेगा, यही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था। अब मिक्स तो समझ ही गए होंगे अभी, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दो तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाएगा। ये देखो इंडिया इस नाम पे लिखा हुआ है, ठीक है। एन इकोनॉमिक सिस्टम व्हिच कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, इन परमिट्स कोएग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल्ड एंड मार्केट इकोनॉमी। द कांसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज गिवन बाय J.M. केन्स। J.M. केन्स एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, स्पेशली मॉडर्न डे में। 1930s में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमी डाउन में गया था, उस इकोनॉमी डाउन सिचुएशन से J.M. केन्स का जो इकोनॉमिकल थ्योरी एंड इकोनॉमिकल पैटर्न सुझाव जो स्पेशली यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने दिया था, वो देश को फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से फिर से उठने के लिए बहुत जोर का हेल्प किया था। इसलिए J.M. केन्स बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाता है J.M. केन्स को। आई होप ये मुद्दा भी आपको क्लियर है। मिक्स्ड इकोनॉमी का कैरेक्टर प्लीज एक बार पढ़ लिया करो, मैं बोल दिया दोनों का दोनों सिस्टम, तो प्लीज ये आप लोग प्लीज रीड करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कंसेप्ट क्या है, दोनों का मिक्स्ड अप है और कुछ नहीं। तो ये था 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम। और एक सिस्टम भी होता है इकोनॉमी में जिसको यहाँ पर बोला गया, क्या एक इकोनॉमिकल सिस्टम यहाँ पर नहीं बोला गया, और एक सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, ट्राइबल सिस्टम जिसको कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिकल सिस्टम, जो कुछ ट्राइबल्स एरियाज में होता है। थोड़ा मजाक का बात है, उतना ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आपको बता दूँ, अफ्रीका जैसे नेशंस में कुछ एरिया है जहाँ पर आज भी ट्राइब्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं। इंडिया में भी ट्राइब्स है कुछ एरिया में, लाइक मैक्सिमम ट्राइब्स जो भी बहुत कोर ट्राइब्स उड़ीसा में कुछ रहते हैं, लेकिन उड़ीसा का ट्राइब्स क्योंकि लैंड सरफेस के ऊपर है तो उनको भी उतना मतलब भयंकर ट्राइब्स नहीं माना जाता। भयंकर ट्राइब्स दिखता है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अंडमान निकोबार आइलैंड में, स्पेशली निकोबार में मतलब अंडमान में ऐसा ट्राइब्स दिखता है जहां पर जाओगे ना तो आपको मार देगा, मतलब वो इंसान को भी काट के खा लेता है, ऐसा ट्राइब्स भी है। और अफ्रीकन में ऐसा दिखता है, अफ्रीका में एंड साउथ अमेरिका में। एक जगह का नाम आपको बता दूं मैं, आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा, अभी थोड़ा डेवलप हुआ है पहले से लेकिन फिर भी बहुत भयंकर है। मासाई मारा बोल के एक जगह है अफ्रीका में, ठीक है। मासाई मारा में लोग नॉर्मली सफरी करने जाते हैं, वहाँ लायंस वगैरह ओपनली मिलता है। तो वो मसाई जो होता है ना, मसाई एक एरिया है, जिम्बाब्वे में है मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी जिम्बाब्वे नहीं, मोस्टली केनिया में है। मसाई मारा एरिया में जो है ना, वो वहाँ का ट्राइबल इकोनॉमी सिस्टम है। वहाँ का इकोनॉमी में एक चीज बता दूं आपको, ट्राइबल जो किंग होता है ना, उनको अगर आपको खुश करना है, उनको रेस्पेक्ट देना है, तो उसका ना जो सलाई थूक होता है ना, हम लोग थूकते हैं ना, वो थूक वो ना एक कटोरा में आपको देगा और उसको आपको पीना पड़ेगा। सुन के खराब लगेगा आपको, लेकिन ये वहाँ का नेचर है। वहाँ पर मतलब अलग अलग कस्टम्स है अपना। वो मानो कि एक बकरा को काटा जा रहा है तो कच्चा वो बकरा का ब्लड जो पी सकता है ना, वो अपने कबीला का सरदार बनता है। तो इस तरह का कुछ अपना इकोनॉमिकल पैटर्न है, पॉलिटिकल सिस्टम है जो ट्राइबल इकोनॉमी में दिखता है, जो हमारा एजुकेशन का पार्ट तो नहीं है प्रॉपर वे में, बट फिर भी नॉलेज के लिए, क्योंकि वो भी वर्ल्ड का पार्ट है और वर्ल्ड में कहाँ क्या चल रहा है ये आपको थोड़ा इन्फॉर्म होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा आपको ट्राइबल इकोनॉमी या क्लासिकल इकोनॉमी के बारे में बताया। जो पहले हम लोग हर कोई ऐसा ही थे, ऐसा कहा जाता है कि वी ऑल आर अफ्रीकन्स, मतलब हम लोग सब अफ्रीकन से ही आगे आगे बना है। अफ्रीका में ही दुनिया का सबसे पहला इंसान पाया गया है, ऐसा माना जाता है। ओके, ये सब था कुछ दूसरा अनोखा बात, लेकिन अनोखा बात छोड़ो, हम लोग अभी पूरा का पूरा ये जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्टरी, जिसमें हम लोग इकोनॉमी का इंट्रोडक्टरी पार्ट, इकोनॉमी का
पीपीसी वाला पार्ट एंड इकोनॉमी का सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग देखेंगे कि चैप्टर के नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, 100 टाइप्स ऑफ एमसीक्यू है। हर चैप्टर रिलेटेड 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू आपको मिलेगा, करीब करीब 100 एमसीक्यू मिलेगा पर चैप्टर वाइज। पहले एमसीक्यू है, उसके बाद आपको नीचे एमसीक्यू का सॉल्यूशंस भी मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ घर पे इसको सॉल्व किया करो, ठीक है। आगे जाके मैं अगर किसी को कुछ दिक्कत होगा उसका भी मैं जरूर डिस्कशंस करूंगा। और उसके साथ साथ जैसे ये आप लोग ये प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर मैं अचानक से आप लोगों को टेस्ट के लिए बोलूंगा, फिर आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हो जाना। फर्स्ट चैप्टर के लिए पहले पढ़ लो। मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट अरेंज करूंगा। एमसीक्यू टेस्ट होगा, तो इसलिए क्योंकि मैंने चैप्टर करा दिया तो आप लोग रेडी रहना, मैं कभी भी टेस्ट के लिए बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हम लोग मेन पढ़ाई के साथ ही चल रहा है, कोई डेमो वगैरह नहीं, एकदम मेन एजुकेशन के साथ ही चल रहा है। जो लोग पुराने से मतलब जो लोग ऑलरेडी ये सब 2-3 बार रिवाइज हो रहा है उनको मैं बोलूँगा आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो जा रहा है तो आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लो। अच्छा ओके, अभी मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और आप लोग मुझे अगर कुछ भी आप लोगों के मन में सवाल है तो आप लोग मुझे कर सकते। सर अभी जो पढ़ा है ये वाला पीडीएफ जो पहले दिन दिया था वही पीडीएफ है? हाँ जी, वो पूरा स्टडी मैट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमी का जो वही पीडीएफ दिया था system। उसमें पूरा मिल जाएगा? हाँ जी हाँ, वो पीडीएफ पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब कुछ भी अच्छा, बाद अच्छा। नहीं है। जरूरत पड़ने से कुछ चीज मैं ज्यादा देके रखा, कम तो कुछ नहीं देके। ठीक है। क्वेश्चन जो दिया था लास्ट में जो इसमें ही है? हाँ जी, इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को शेयर किया हुआ। अगर किसी के पास नहीं है मैं वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। आप लोग, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर करके कि किस तरह से आप लोग वेबसाइट में जाके कोई भी चीज़ अगर मैं आप लोगों को बाई चांस शेयर करना भूल जाऊँ तो प्लीज़ एक बार आप लोग वेबसाइट चेक करके भी ना आप लोग ले सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। आप लोगों को बस जाना है यहाँ पर, दो चीज़ मैं दिखाऊंगा। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन नहीं, शो अभी हो नहीं रहा दिख है रहा। ना? स्क्रीन को कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। ओके, अब नहीं सर। नहीं सर, अब दिख नहीं। रहा है? ओके, हाँ सर, अब आ गया। नहीं हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है, आ गया। ओके, आपको बस गूगल में जाके टाइप करना है, या गूगल में या गूगल बार में जाओ, ठीक है। KSG2.in टाइप करोगे तो ऑब्वियसली मिल जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन। अभी जस्ट अभी बनाया मैं, तो KSG2.in में पहले आप जाओ। मैं आपको दिखाता हूँ कि .in में जाके आपको किस तरह से कोई भी मतलब एजुकेशन जो ई बुक है वो आप किस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोई बोलता है कि सर मुझे मिला नहीं और मैं दूसरे क्लास में रहता जाता हूँ और मैं बाद में किसी कारण से मैं भूल जाता हूँ। तो अगर मैं भूलूंगा नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर आप जैसे ही KSG2.in में जाओगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा KSG2 फ्री नॉलेज रिसोर्स बोल के। अब ये फ्री नॉलेज रिसोर्स में जैसे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ लिखा है ब्लॉग एंड ई लर्निंग रिसोर्स, वांट टू गेट मोर नॉलेज इन CS, CMA एंड CFA, देन स्टे कनेक्ट विद अस। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्पेशली ये CS का MCQ पेपर का एक टेस्ट पेपर दिया हुआ है, ठीक है। स्पेशली CS के लिए ज़्यादा फोकस्ड है, बाकियों के लिए भी जो टॉपिक मैच करता है वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कंप्लीट सेट ऑफ टेस्ट पेपर्स है, यहाँ पर बहुत MCQ मिलेगा। स्पेशली CS स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा जो CS फाउंडेशंस ओल्ड है उनके लिए स्पेशली कि ये प्लीज़ ये वाला जगह से आप लोग सारा का सारा टेस्ट पेपर सॉल्व करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम से इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। CMA वाला भी जो टॉपिक जो सब्जेक्ट्स आपका यहाँ पर मैच करेगा, कुछ टॉपिक CS में ज़्यादा है, इसलिए मैं CS का जो टॉपिक आपका नहीं है वो आप मत करो, जो टॉपिक आपका है वो आप करो। CA के लिए भी सेम बात करूँगा, इस पेपर को सॉल्व करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ये टेस्ट पेपर दिया हुआ है। जो लोग अभी स्टार्ट किए हो उनको अभी मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप लोग बस देख सकते हो, बस देखने के लिए, बाद में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर देखो पूरा अलग अलग दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो चल रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको PDF यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी का PDF यहाँ पर अभी मैंने देना भूल गया हूँ, ये इंटर लेवल में कुछ है, GST का, एंटरप्रेन्योरशिप का, वो सब दिया हुआ है। ये शेयर मार्केट लेवल में कुछ दिया हुआ है, NISM एंड NISM NCFA मॉक पेपर, ये सब शेयर मार्केट का है। ये बिजनेस लॉ का है, बिजनेस एनवायरनमेंट का है, अलग अलग जो भी है जिसका जो टॉपिक है, एक बार ऊपर वाला चीज़ देख के आप लोग प्लीज़ यहाँ से इसको कर सकते हो। कुछ मॉक पेपर भी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं धीरे धीरे सभी चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल कर दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से देख लेना। और जब रिकॉर्डेड क्लास का बात हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को यहाँ मिलेगा,
2 साइट है, आप लोग इसको ना प्लीज सेव कर लेना अपने मोबाइल में बुक मार्क करके, कि आपको काम आएगा। अभी धीरे धीरे बन रहा है। .in में तो आपको पढ़ने वाले रिसोर्सेज सब मिलेगा, और जो है kgsquare.online, ठीक है, kgsquare.online, बस आपको kgsquare.online में जाना है। kgsquare.online में आपको ऑनलाइन क्लासेस का जो भी रिकॉर्डेड है वो सब रिकॉर्डेड आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर आपको फुल कोर्स भी मिलेगा, अभी जैसे लाइव चल रहा है, आगे जाके फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ जाके आपको बस नीचे भी आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, आगे लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ जैसे कुछ बिजनेस मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का कुछ क्लासेस अपलोडेड है, यहाँ जैसे कि मैम का कुछ कोर्सेज अपलोडेड है, जस्ट अभी डेमो अपलोडेड है, अभी काम चल रहा है। मैं बस आपको बस शो करा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग मिलेगा। सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी कोर्स जैसे यहाँ दिख रहा है, बहुत सारा भी बाकी है। ये देखो यहाँ पर मैम का जो भी क्लासेस है ये यहाँ थोड़ा अपलोडेड है, ये थोड़ा डेमो में है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे अकाउंटेंसी, मैथ्स, कॉस्टिंग ये सब कर सकते हो। ये अभी फ्री है आप लोगों के लिए, ये प्राइस से आपको कुछ डरने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो। तो आगे आगे जो भी कोर्सेज रिकॉर्डेड है ना, सब रिकॉर्डेड आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको बस यहाँ दिखा दिया, आगे आगे मैं आपको डिटेल्स और चीज़ बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, मैं आ जाता हूँ फिर से आप लोग के पास। अच्छा, है आप लोगों को, या फिर आपको समझ में आया होगा? हाँ सर, समझे थे। सबको समझ में आया? Yes, sir. सर यहाँ पे जो था ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, जी जी, वो वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया, उसका लाइन कट रहा था, वो वाला दूसरा बोल सकते हैं? मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, हाँ कैपिटलिस्ट में फ्रीडम ऑफ कंज्यूमर चॉइस, मतलब जो कंज्यूमर चॉइस जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जिसको जो बिल्डअप करना होता है वो बनाए, लेकिन कस्टमर को जो पसंद है वो वही लेगा। मतलब यहाँ पर अपने इंडिया में जैसे, मतलब अगर सोशलिज्म पैटर्न में क्या होता है, उतना चॉइस नहीं। जैसे राशन दुकान में जाके जो गवर्नमेंट का जो पीडीएस सिस्टम में जो राशन चलता है, क्या आप राशन शॉप में जाके बोल सकते हो कि भाई मुझे वो वाला नहीं वो वाला दो? जो है वही आपको मिलेगा। अच्छा। और इसका ठीक जैसे है। हम लोग शायद राशन का चीज ना लेते होंगे, लेकिन बहुत सारा फैमिलीज में इंडिया का, वो राशन के लाइन में देखते होंगे, आप लोग अपने लोकेलिटी में देखिए, वहाँ पर राशन में लाइन लगाते हैं, जो स्पेशली लोअर मिडिल क्लास एंड बीपीएल कैटेगरी का जो लोग है, और इनका पॉपुलेशन इंडिया में कुछ कम नहीं है। 130 करोड़ में नियर अबाउट 50 करोड़ 60 करोड़ पॉपुलेशन, ऐसा ही पॉपुलेशन है जो तो उसी कैटेगरीज में आते हैं। तो क्या उनके पास कोई चॉइस है? नहीं, गवर्नमेंट जो रेट पे देगा, जो देगा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, वहाँ कंज्यूमर का फुल फ्रीडम है, कंज्यूमर का फुल फ्रीडम है, जो इकोनॉमी बिल्डअप करेगा वो करे। लेकिन कंज्यूमर अगर चाहे, वो इकोनॉमी को कंज्यूमर रन कराता है। मतलब अगर कंज्यूमर बोलेगा कि भाई हमको ये चाहिए, तो प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली वैसे शिफ्ट हो जाएगा। इक्वली प्रोड्यूसर ऑल्सो सोच सकता है कि भाई मुझे कंज्यूमर को ये सेल करना है। तो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में जब जिसको जो चाहिए उस हिसाब से बनेगा। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अच्छा सर, और एक था ना प्रॉफिट मोटिव, वो वाला? प्रॉफिट मोटिव, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव ही तो है। मतलब अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप इकोनॉमी को अपनी तरह से चला सकते हो। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी के पास पैसा हो भी ना, वो अपने मर्जी से हर चीज नहीं कर सकता। जैसे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया जो गवर्नमेंट का 220 लाख करोड़ का, इसमें मिडिल क्लास बिजनेसमैन को गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार कोई किसी का आवाज आ रहा है तो मैं समझा दूं एक बार, इसमें थोड़ा साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट। मिडिल क्लास इकोनॉमी को बचाने के लिए, एमएसएमई को बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया कि इकोनॉमी में बूस्टअप करने के लिए पैसा दिया गया, और बोला गया कि जो भी प्रोजेक्ट 200 करोड़ से ज्यादा है, 200 करोड़ तक का प्रोजेक्ट में कोई भी बड़ा कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब जो मल्टीनेशनल लाइक रिलायंस, बिरला, टाटा जैसा कंपनी ना 200 करोड़ तक का बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। 200 करोड़ के ऊपर जाए तो उसको बिजनेस करने का मौका मिलेगा, लेकिन 200 करोड़ तक का ये मिडिल क्लास लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए लाया गया। अप टू 200 करोड़ तक का बिजनेस मिडिल क्लास के लिए, अगर 1000 करोड़ 1500 करोड़ जो आगे जाएगा, 200 करोड़ के ऊपर होगा तो बड़ा बिजनेसमैन आ सकता है। मतलब क्या गवर्नमेंट एक रोक लगा दी।
तो यहाँ पर मेनली प्रॉफिट मोटिव जहां पर होता है, यूएस में ऐसा रोक टोक नहीं लगाते हैं भाई, जिसका है वो करेगा, जिसका नहीं है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। ओके सर बोलो सर बोलो सर बोलो। आप सर अगर पीपीएफ सर लीनियर होगा स्ट्रेट लाइन, हाँ 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 अपॉर्चुनिटी कास्ट सर कांस्टेंट होगा। सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया कि किस तरह अगर लीनियर होगा फिर जो अपॉर्चुनिटी कास्ट कांस्टेंट होगा किस तरह होगा सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, जो जो टेबल था, टेबल में आप अगर देखोगे कि वो 1 हाँ 2 3 4 5 करके टेबल बड़ा था ना, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जंप कर रहा था। पहले 1 था, फिर 2 में गया, तो 1 से 2 में एक जंप हुआ, 2 से 3 में भी जंप हुआ। अगर ये सिर्फ सिमिलर, मतलब मानो कि एकदम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक गैप नहीं होता, मतलब 15 से 15 से 14 का गैप, फिर 14 से 13 का गैप, फिर 13 से 12 का गैप, ऐसा नहीं कि अचानक से 12 से 9 हो गया या 9 से 5 हो गया, ये जंप है ना। ये अगर एक इक्वल लेवल में होता ना, तो वो ये जो पीपीसी है हमारा, ये लीनियर रहता, मतलब स्ट्रेट रहता। ये ना अचानक से ये जो राउंड शेप लिया ना, एक कॉन्केव टाइप का, वो नहीं लेता। सिंपल बात है। यहाँ पर अगर आप उसको देखो ना, अगर ये सेम इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो एक बार पीपीसी को एक बार फिर से प्लीज एक बार देखो। यहाँ पर पीपीसी कार्व कैसे है, ये जंप किया था, ये टेबल से बना है 1 2 3 4 5 करके, ये जंप किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जंप किया। ये अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिमिलर रहता, 1 1 1 1 1 सब 1 होता, कैसे होता 1 1 1, 15 से 14 होता 1 का गैप, 14 से 13 होता 1 का गैप, 12 से 11 होता 1 का गैप, 11 से 10 में जाता 1 का गैप, 10 से 9 में जाता 1 का गैप। अगर ऐसा होता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ना 1 1 के ही गैप से होता, और क्लोज भी हमें 1 1 करके ही मिलता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितना होगा उसी हिसाब से हमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिलेगा। अब पॉइंट है कि इसको जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ये जंप करके हुआ, तो पहला सिचुएशन में अगर मुझे 1 का बेनिफिट मिला, दूसरा में मुझे 2 का मिला, तीसरा में मुझे 3 का मिला, फिर 4 का मिला, फिर 5 का मिला, तो ये जंप करते हुए एक राउंड शेप ले लिया। अगर मैं इसको ग्राफ में जैसे मैं बता रहा था, एक बार फिर से मैं बताऊं आपको, आप एक बार देखो यहाँ पर, आप खुद से एक बार ड्रॉ करो, खुद से ड्रॉ करोगे ना मेरे साथ साथ, हाथ के सामने कॉपी रखा करना नेक्स्ट टाइम से। जो भी मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ ना, आप भी खुद से मेरे साथ साथ, मेरे कहते हुए जो भी मैं समझाता हूँ, आप खुद से ड्रॉ करते रहना, तो आपको भी ना क्लैरिटी आ जाएगा कि सर का कहने का मतलब क्या है। ये कुछ ना अंडरस्टैंडिंग का बात है, मतलब खुद से थोड़ा समझना पड़ेगा मैटर को। एक बार देखो, ये मैं क्या बोल रहा था, मतलब मैं नहीं, जैसे जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या बता रहा था, ये स्ट्रेट लाइन तब होगा जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल लेवल में रहेगा, मतलब 1 1 ऐसा ही रहेगा। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये एक फ्लैटर जैसा रहेगा ना, एक लीनियर रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे ये चीज नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब ये पीपीसी का में चेंजेस रहेगा, मतलब पहला में 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, तो ये क्या हो गया, ये पहले से थोड़ा सा क्या होगा, ये थोड़ा सा बाउड आउट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये लीनियर से कार्विकल हो जाएगा। यही रीजन है कि पीपीसी कर्व लीनियर से कार्व बन जाता है, क्योंकि वहां पर एक एक करके नहीं, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से इसमें कुछ चेंजेस बढ़ा है, जंप किया है। अगर ये एक ही रहता, सिमिलर पैटर्न में रहता, तो ये लीनियर है। लेकिन जब ये सिमिलर पैटर्न में नहीं रहेगा, ये जंप कर करके चेंज होगा, तब ये एक राउंड टाइप का शेप लेगा, जिसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव शेप बोलते हैं। यही रीजन है कि पीपीसी कॉनकेव हो जाते हैं, मतलब जब सिमिलर नहीं रहता है उस केस में, और जब सिमिलर रहते तब उस केस में वो लीनियर या स्ट्रेट लाइन हो जाता है। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। क्या क्लियर है मेरा बात? बोलो सर यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज हम ज्यादा करेंगे तो दूसरा चीज कम करना होगा, ये तो मतलब नियम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट कैसे रहेगा, मतलब किस चीज में रह सकता है? देखो ये टेबल फिर से देखो प्लीज। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए था, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट
क्लोथ के लिए था, आपके पास जब स्टार्टिंग में पैसा था, आप सबसे ज्यादा क्या परचेज कर लिए थे? व्हीट परचेज कर लिए थे। जब आपने व्हीट परचेज कर लिया, आपके पास पहनने के लिए क्लोथ्स नहीं था, देन व्हेन यू डोंट हैव ए क्लोथ्स, देन हाउ यू कैन सर्वाइव? अब आपको क्या करना पड़ेगा? व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने 15 से 14 कर लिए, मतलब 1 kg व्हीट आपने सेक्रीफाइस कर लिया, तब आपको एक कपड़ा मिला। बट सेकेंड का पॉइंट में आपने 14 से 12 कर लिया, मतलब आपने यहाँ पर 2 kg व्हीट सेक्रीफाइस कर लिए, तब जाके आपको 2 कपड़ा मिला। ये एक एजम्पशन बेस्ड है, लेकिन आप समझा करो कि यहाँ पर अगर ये चेंजेस 15 से 14, उसके बाद ये 14 से 13 होता, तब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो एक इक्वल पॉइंट पे होता, और ये अगर फिर से 1 हो जाता तो ये भी तो 1 होता। और जैसे ये इक्वल होता है ना, तो आपका ग्राफ का पैटर्न, जैसे ये इक्वल हो जाएगा, ये 1 1 1 1 हो जाएगा, तो आपका ग्राफ घूमेगा कैसे? आपका ग्राफ जो यहाँ पर इस तरह से आपका ग्राफ जो चेंज हो रहा है, ये ग्राफ का जो राउंड शेप आ रहा है, ये राउंड शेप कैसे आएगा? 1 1 1 होगा तो ग्राफ तो ऐसे सीधे आ जाएगा, क्योंकि चेंजेस का जो लेवल है उसमें कोई अप डाउन नहीं है। राउंड कोई भी चीज तब होता है जब उसमें अप डाउन होता है, यहाँ पर तो अप डाउन नहीं है ना। तो अप डाउन नहीं है तो आपको उसको राउंड फिगर कैसे दोगे? वो स्ट्रेट ही तो होगा। कोई भी चीज में अप डाउन होगा तो वो स्ट्रेट ही होता है ना। आप रास्ते में चलते हो, जैसे प्लेन सरफेस, जैसे मैं हुजैब को बोलूंगा, हुजैब तुम कश्मीर से बिलोंग करते हो, आप अनंतनाग से हो, अनंतनाग में जिधर देखो कि वो अप एंड डाउन से ही आपको चलना पड़ता है। मानता हूँ कि वैली एरिया है, लेकिन फिर भी पहाड़ी एरिया है, उसके कारण अप डाउन बहुत है, तो वहां पर आपका कार्प क्रिएट होगा। लेकिन जैसे हम लोग बंगाल में, यहाँ तो पहाड़ दिखता ही नहीं है दूर दूर तक, ठीक है, कुछ एरिया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन यहाँ पर कोलकाता एरिया में तो सब प्लेन ही है। तो यहाँ पर सब कुछ क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल लेवल पे है, इक्वल है, इसलिए यहाँ का सरफेस एकदम प्लेन है। लेकिन आपके वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग लेवल पे हो सकता है। क्यों? वैली में थोड़ा ज्यादा बेहतर मिल सकता है, पहाड़ी में कुछ और मिलता है, माउंटेन्स एरिया में। तो वहां पर वो जो आपका मतलब जो पीपीसी बनेगा ना, वो थोड़ा थोड़ा राउंड में बनेगा, इसीलिए वहां पर जो भी है वो राउंड शेप में है। थोड़ा बहुत कार्ब बहुत है आपके वहां पर, ठीक है, राउंड शेप में, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कार्ब सब स्ट्रेट लाइन ही है। देखो मैं नेचर से बताने का कोशिश किया, आप तो समझने का कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बेस्ट समझा रहा हूँ, बट आपको भी मुझे थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा समझने के लिए। बोलो। हाँ ओके सर। सर, ठीक ठीक है हाँ सर, आ गया समझ। ओके, हाँ थैंक सर, यू। हाँ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है अभी भी बोल सकते हो। हाँ सर, समझ आ गया। ओके, थैंक यू। ओके। मतलब ये कुछ अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है कि क्यों कौन सा चीज स्ट्रेट लाइन करना चाहिए, कौन सा चीज ग्राफिकल होगा। जैसे आप लोग क्रिकेट में देखे होंगे, चलो एक अच्छा एग्जांपल आ गया दिमाग में, समझ में आया है, लेकिन मेरे को बोलने का मन हो गया, मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग क्रिकेट देखते हो हर कोई। अब क्रिकेट जब देखते हो, वहां पर आप एक चीज देखना कि जब हर ओवर में सिमिलर रन होता है ना, हर ओवर में अगर एक सिमिलर कैटेगरी ऑफ रन होता है, जैसे मानो कि आप लोग ग्राफिकल बार चार्ट देखे होंगे, बार चार्ट में जैसे मानो कि पर ओवर रन हो रहा है। हुजैब क्रिकेट खेलते हो? अभी कश्मीर का कोच है इरफान पठान साहब, हाँ सर, पर मैं ओवर खेलता हूँ। करके, अरे चलो बहुत बढ़िया, तब तो आपको पूरा समझ आएगा। 6 हर पर ओवर 6 करके हो रहा है। हाँ, तो पर ओवर करके अगर 6 हो रहा है तो ये 6 के बेसिस में ही रहेगा। और हाँ अगर सर। किसी ओवर में ये 6 से ज्यादा रन हो जाता है, मानो कि किसी ओवर में 12 रन खा गया कोई, ठीक है, तो बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, ये पहले वाला कंडीशंस भी ये स्ट्रेट लाइन था क्योंकि सब कुछ लीनियर था। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट में देखे, मतलब 5 या 6 ओवर में ये ज्यादा हो गया, ये मैं बार ग्राफ में दिखाया, तो इसमें भी आपको थोड़ा समझ में आएगा कि वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में दिखाऊं तो भी आप देखो कि रन ऐसे 6 करके जा रहा था, लेकिन एक ओवर में थोड़ा ज्यादा हो गया तो ये बढ़ गया, फिर दूसरा ओवर में थोड़ा कम हुआ तो फिर नीचे हो गया, फिर बढ़ गया, फिर सर नीचे हो गया, अप डाउनर्स। अप एंड डाउन हो रहा है ना, तो वो ग्राफ हाँ बन सर, रहा हाँ है। सर। लेकिन अगर सिमिलर जाएगा तो वो लीनियर ही जाएगा। हाँ एग्जैक्टली सर। तो ये ग्राफ चार्ट आप क्रिकेट से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्रिकेट जो समझते हैं उनके लिए शेयर मार्केट इकोनॉमी बहुत आसान है, सीरियसली बोल रहा हूँ। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, जो होता है ना, जो व्हाइट कपड़ा पहन के खेला जाता है, इसका अंडरस्टैंडिंग जिसको है, इनिंग्स वगैरह जो अलग क्रिएट करके मैच खेला जाता है, वो अगर कोई बहुत अच्छे से समझते हैं क्रिकेट को, तो मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड शेयर मार्केट लेवल में नॉलेज गैदर करने में उनको बहुत ज्यादा आसानी होगा। और मैं क्लास में इस तरह का डिक्टेशंस भी यूज करूंगा, आप ख्याल करेंगे, ठीक है। अगर कभी मैं बोलते बोलते भूल जाऊं तो आप मुझे याद करा देना, मैं सबको क्रिकेट समझा दूंगा। मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता था इसलिए थोड़ा ज्यादा जानता हूँ क्रिकेट के बारे में, मतलब नॉर्मल नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल में थोड़ा चांस मिला था मुझे, फिर आगे और गया नहीं, खत्म हो गया। ओके, मैं आ रहा हूँ सामने।
खेल सकते थे सर। गलत नहीं था, तभी तो कोई भी चीज अगर कोई नहीं बन पाता है ना तो सब कोई बोलते हैं किस्मत का खेल है। नहीं, किस्मत का नहीं, मेहनत का खेल है। किस्मत थोड़ा सा चाहिए, मेहनत ज्यादा चाहिए। मैं मेहनत नहीं किया था तभी नहीं बन पाया, और मेहनत करना चाहिए था। स्टेट में चांस मिलने के बाद मेरे सामने बोर्ड एग्जाम आ गया था, पता है। बांग्लादेश में जाने का मौका मिला था, वो अंडर 16 के लिए। तो घर से बोला क्या करेगा, तो मैं बोला कि बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आएगा, क्रिकेट बार बार आ सकता है। तो मैं बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत करना चालू कर दिया, क्रिकेट छूट गया। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का खेल हो गया सर। मैं क्रिकेट को छोड़ के बोर्ड एग्जाम को चुना, तब जाके बाद में सीए का रास्ता चुन लिया, ठीक है। और क्रिकेट मेरे से दूर चला गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का खेल है, एक एक छोड़ोगे चीज तो को sacrifice छोड़ोगे करना तो वही आपको लेके जाए। हाँ, ऑब्वियसली sacrifice कोई भी करना चीज पड़ा। करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता था, जो मैं क्रिकेट के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया था। दैट्स व्हाई मैं नहीं बन पाया। इसमें कोई किस्मत वाला बात नहीं है, एकदम फेलियरिटी का बात है, या फिर कोशिश ही नहीं किया, थोड़ा सा जाके खत्म कर दिया। ओके, तो फिर आज इतना ही रखें। ठीक है सर। यस ओके। सर, यस सर। ठीक है सर। नेक्स्ट वीक से आप लोगों का रूटीन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ सर। सब्जेक्ट वाइज Yes, sir. बता दूंगा। अभी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे करूंगा, फिर धीरे धीरे और भी क्लास बढ़ेगा सर, ठीक है। फिर रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा आपको, ठीक है। हर एक चीज, बहुत क्लास मिलेगा। अभी धीरे धीरे वेट करो। और जो जो सब्जेक्ट, अभी तो सिर्फ इको और लॉ ले रहा हूँ, फिर मैथ्स आएगा, अकाउंटेंसी आएगा, सारा का सारा सब्जेक्ट आएगा, सब आ जाएगा, डोंट वरी। और ओके, सर इतना ही रखते हैं। हेलो हाँ, शेयर सर। मार्केट हाँ सर, वो कब याद से है, शुरू शेयर होगा? मार्केट याद है मुझे। ओके, नेक्स्ट वीक हो जाएगा मृत्युंजय। इस वीक मुझे थोड़ा टाइम करने में मुश्किल हो रहा है, नेक्स्ट वीक से कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। अभी मेरे साथ आदत नहीं हो रहा था ना थोड़ा, इसलिए अभी आदत हो गया। तो अभी धीरे धीरे शेयर मार्केट का क्लास भी हो जाएगा। वो बाकी लोग भी बोल रहा है कब से होगा शेयर मार्केट का क्लास, तो नेक्स्ट वीक से शेयर मार्केट भी चालू हो जाएगा। मैं शेड्यूल सब शेयर करता हूँ आप लोगों से, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, बाय सबको। प्लीज आप लोग सब एक बार बाय बोल दो। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय सर। बाय।